एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की, उनकी बेहतरीन सी ट्रिक देखी थी। अब बात करते हैं कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। सॉल्ट एनालिसिस में टॉपिक आता है और उसमें हमें कलर पता करना होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का। और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का जो हम कलर पता करते हैं तभी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाते हैं सॉल्ट एनालिसिस का। तो हम यहाँ पे जो भी आयनिक कंपाउंड का कलर देखेंगे वो सभी बाय डिफॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे। और कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, इस सब की ट्रिक हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और जो भी आयनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो सभी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ही होंगे बाय डिफॉल्ट। तो आयनिक कंपाउंड कलर शो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्या सारे आयनिक कंपाउंड कलर शो करते हैं? नहीं, सारे आयनिक कंपाउंड कलर नहीं शो करते हैं। लेकिन जो करते हैं वो क्यों करते हैं? वो करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? एनायन से कैटायन पे होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या फिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो आपने सुना होगा, बिल्कुल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सिल्वर आयोडाइड है AgI, तो इसमें कैटायन है Ag+ और एनायन है I-। ठीक है, एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। एनायन का साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। Ag+ कैटायन है कौन से ब्लॉक का? D ब्लॉक का कैटायन है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, तो क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। किससे खींच लिया है? एनायन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। यानी कि क्या होगा? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कहाँ से कहाँ? एनायन से कैटायन की तरफ। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनायन से कैटायन की तरफ हो रहा है। और इसी चीज़ को हम लिगेंड भी बोलते हैं। बेसिकली लिगेंड यहाँ पे क्या है? एनायन है। लिगेंड हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अभी आप यहाँ पे समझो कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का क्या मतलब है? एनायन टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। कहाँ से कहाँ? एनायन से कैटायन की तरफ, यानी कि लिगेंड से मेटल की तरफ। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी? Ag+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो Ag बन जाएगा, I- ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो I बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ I को पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा Ag से, और दोबारा से क्या बन जाएगा? Ag+ और I- बन जाएगा। और यही खींचातानी इलेक्ट्रॉन की होती रहेगी। दोबारा से जब I- बन जाएगा तो I- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन खींचेगा? Ag+ खींचेगा। दोबारा से Agi बन जाएगा, फिर दोबारा I को ये बात पसंद नहीं आएगी, दोबारा वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा। तो ये खींचातानी इलेक्ट्रॉन की चलती रहेगी। खींचातानी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन चलता रहेगा। और इसी वजह से Agi में कलर आ जाएगा। और Agi का कलर हम लोगों को पता भी है, येलो होता है। नहीं भी पता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ कुछ बात समझ में आई, अच्छी बात है। नहीं भी आई तो एक बार हम पोलराइजेशन का रिकैप कर लेते हैं। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा, हम देखते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन की सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है और कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता है। मतलब आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। ऑब्वियसली अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, तो आयनिक कैरेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 से। इससे हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे ही आयनिक बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ पे तो हम इसी की बात करेंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं, तो हर आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। कुछ कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं विद द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन को और समझने के लिए हम आगे देखते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा?
बीच में होगा। HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, टुवर्ड्स Cl होगा, बिल्कुल होगा। और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, आपका Cl पे ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर होगा, तभी वो Cl नेगेटिव, और Na के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में थे, यहाँ पे Cl की तरफ चले गए और यहाँ पे कंप्लीटली Cl के ऊपर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम आने पे कम हो रही है। भाई बिटवीन द न्यूक्लियस तो ये हो गया ना, तो बिटवीन द न्यूक्लियस क्या हो रही है, कम हो रही है, और टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शिफ्ट हो रही है। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है। आपको समझ भी आ रहा है, नीचे वाला आयनिक बॉन्ड है, ऊपर वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ रही है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में कम हो रही है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है क्या, नहीं है, Cl के ऊपर है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है, यानी कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो क्या है, व्हेन आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन, एक आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कैटायन और एनायन के बीच में बनता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है कैटायन का, वो इलेक्ट्रॉन क्राउड को अट्रैक्ट करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्राउड को अट्रैक्ट करेगा कौन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, जैसे हमने AgI में डिस्कस करा था। तो इस वजह से क्या होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा एनायन का, वो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, और इसी डिस्टॉर्शन को, किसके डिस्टॉर्शन को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टॉर्शन को, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हो जाता है। किसने करा ये, कैटायन ने करा। तो दिस डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन बाय कैटायन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। अगर 100% आयनिक बॉन्ड होता तो ये कैटायन है, ये एनायन है। नॉर्मली एनायन का क्लाउड क्या होता, सिमेट्रिकल होता है। 100% आयनिक बॉन्ड है, लेकिन 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। अगर आयनिक कंपाउंड भी है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, कैटायन की वजह से कैटायन क्या करेगा, इसके सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है एनायन का, ये कुछ ना कुछ अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। तो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और हमें पता है कि एक कैटायन बहुत सारे एनायन से घिरा होता है और एक एनायन बहुत सारे कैटायन से घिरा होता है। तो एक कैटायन इधर भी रहा होगा, इधर भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इधर भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इधर भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। और यहाँ पे जब डिस्टॉर्शन हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, यानी कि पोलराइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, यानी कि बीच में मतलब बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बीच में बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, मतलब पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कौन से आयनिक कंपाउंड कलर शो करेंगे, जो पोलराइजेशन शो करेंगे, जो में अच्छा पोलराइजेशन होगा। और अच्छा पोलराइजेशन किन में होगा, जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जिन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। किन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन को कैसे कंपेयर करते हैं ये बात देखते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन हमारे क्या होते हैं, फजान रूल से हम इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं याद रखने का बताऊँ तो दो फंडा है, एक चार्ज का है, एक साइज का है। दो चीज़ें कैटायन और एनायन, तो चार्ज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन और साइज ऑफ एनायन, ये चार चीज़ें हैं। तीन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ऑफ एनायन ज़्यादा होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन ज़्यादा होना चाहिए। बस एक चीज़ कम होनी चाहिए जो कि है साइज ऑफ कैटायन। अगर ये चार चीज़ें हैं तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कैसे समझ सकते हो भाई, समझ लो इसको थोड़ा सा। भाई आपको क्या करना है, कैटायन को क्या करना है,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचना है, तो चार्ज कैसा होना चाहिए कैटायन पे, ज़्यादा होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए कैटायन का, छोटा होना चाहिए, तभी तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। बेसिकली आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, चार्ज अपॉन साइज अगर ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज अपॉन साइज को क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, किसका, उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कलर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से एनायन पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तभी कैटायन उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, और तभी डिस्टॉर्शन होगा, तभी पोलराइजेशन ज़्यादा हो पाएगा। साइज ऑफ एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना, पोलराइजेशन ज़्यादा करने के लिए साइज ऑफ कैटायन छोटा होना चाहिए, लेकिन साइज ऑफ एनायन बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अनसिमेट्रिकल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जितना ज़्यादा साइज ऑफ एनायन होगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम चार्ज कैटायन है मेरे भाई तब क्या करेंगे, तो भाई आराम से समझते हैं। पोलराइजिंग पावर जो होती है तब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। कैटायन के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। दोनों ही जब ज़्यादा होंगे तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डी ब्लॉक कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है एस ब्लॉक कैटायन और पी ब्लॉक कैटायन से। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के जो कैटायन होते हैं इसमें किस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या एस ब्लॉक पी ब्लॉक कैटायन में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक कैटायन में तो डी में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। और जब डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी शील्डिंग कम हो जाती है। हमें पता है डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग होती है, और शील्डिंग पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, हमें पता है डी ब्लॉक के कैटायन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो डी ब्लॉक के कैटायन के न्यूक्लियस पे ज़्यादा चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है ये n-1 d ऑर्बिटल में अट्रैक्ट होता है, यानी कि ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, क्लोजर टू न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो किधर होगा, nd ऑर्बिटल में आएगा इलेक्ट्रॉन। जो ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, किस में अट्रैक्ट करेंगे, ये होगा nd ऑर्बिटल में। यहाँ पे किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, n-1 d ऑर्बिटल में। तो ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है, ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, और क्लोजर टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इस वजह से पोलराइजिंग पावर डी ब्लॉक कैटायन की ज़्यादा होती है। किससे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कैटायन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर Cu प्लस की Na प्लस से ज़्यादा हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर Hg2 प्लस की Pb2 प्लस से ज़्यादा हो जाएगी। Na प्लस और Pb2 प्लस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कैटायन है, इस वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक कैटायन जैसे कि Cu प्लस और Hg2 प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पोलराइजिंग पावर अब हमें डी ब्लॉक कैटायन में अगर कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, एक आता है टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में कंपैरिजन, और एक आता है पीरियड में कंपैरिजन। तो टॉप टू बॉटम बहुत आसान है, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे 3D से 4D और 4D से 5D में जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मतलब शील्डिंग कम होती जाएगी, पुअर शील्डिंग होती जाएगी, और सिग्मा कम होते जाएगा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा कम हो रहा है मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और अगेन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे पीरियड में तो इसमें दो बात आती है, D1 से D9 तक और एक D10, ठीक है। D1 से D9 में अगर हम बात करें तो ये पार्शली फिल्ड है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि D1 से D9 में पार्शली फिल्ड है और D10 हमारा कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो पार्शली जो फिल्ड हैं यानी कि D1 से D9 की पोलराइजिंग पावर D10 से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पार्शली फिल्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किस तरफ हो रहा है, n-1 d ऑर्बिटल में अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे d में n-1 d तो पूरा ही भरा हुआ है, तो क्या n-1
1D में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन? क्लोजर टू न्यूक्लियस। वही ऊपर वाली बात कि क्लोजर टू न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n-1d तो पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन n-1d में अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से D10 की पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी एज कंपेयर टू D1 टू D9। अब D1 टू D9 में अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि D1 से D9 की तरफ जाएंगे, D में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बढ़ेंगे। और D में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? सिग्मा कम होगा। वही बात है जो अभी हमने 2-3 बार करी है कि D में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पुअर शील्डिंग होगी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इस वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है, टॉप टू बॉटम मूव करने पे D एंड F के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सिग्मा घटता है तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पीरियड में भी यही होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, सिग्मा घटता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही D10 आता है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है D, तो n-1 D में अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है एज कंपेयर टू D1 टू D9। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है डी ब्लॉक कैटायन में, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पोलराइजिंग पावर Zn2 प्लस Cd2 प्लस Hg2 प्लस, तो हमें पता है टॉप टू बॉटम मूव करने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। Cu प्लस Ag प्लस टॉप टू बॉटम मूव करने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। Zn2 प्लस Fe2 प्लस, तो बताओ Zn2 प्लस क्या है? D10 है, तो और Fe2 प्लस क्या है? Fe2 प्लस D1 टू D9 में आता है, तो D10 की पोलराइजिंग पावर तो कम ही होगी D1 टू D9 से, ठीक है। अगेन Zn2 प्लस क्या है? D10 है। Cu2 प्लस क्या है? D1 टू D9 में आता है, तो D10 की पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। Mn2 प्लस Fe2 प्लस Cu2 प्लस Ni2 प्लस और Cu2 प्लस, तो पीरियड में है D1 से D9 जैसे मूव करते हैं, जैसे जैसे D1 से D9 की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। यही इसका एग्जाम्पल है, सिंपल है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, तो यहाँ पे अब डी ब्लॉक के कैटायन की बात नहीं है, यहाँ पे हमें सिंपली फजान रूल से ही देखना है। तो चार्ज तो सब में क्या है कैटायन का? सेम है, तो साइज से देख लेंगे, जिसका साइज छोटा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगेन इसमें भी चार्ज सेम है तो हम साइज से देखेंगे। चार्ज और साइज में हमेशा हम सबसे पहले चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं, अगर चार्ज सेम होता है तभी हम साइज पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, चार्ज और चार्ज से देखेंगे कि साइज से देखेंगे, तो हम चार्ज से पहले देखेंगे। चार्ज Be2 प्लस का ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, चार्ज से देखेंगे, चार्ज जिसका ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। और देखते हैं Pb2 प्लस Pb4 प्लस, ठीक है, चार्ज जिसका ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। इन सब में यही चीज़ है, तो चार्ज ज़्यादा, चार्ज ऑन कैटायन ज़्यादा, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। इसका एक एक्सेप्शन है कि Be2 प्लस और Al3 प्लस में हमारी जो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो Be2 प्लस की होती है। क्यों? ये एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। चार्ज और साइज में जनरली हम चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चार्ज अपॉन साइज रेशियो किसका ज़्यादा है? चार्ज अपॉन साइज रेशियो किसका ज़्यादा है? Be2 प्लस का ज़्यादा होता है एक्सेप्शनली। इसका एक प्रूफ भी ये है कि BeF2 हमारा कोवलेंट होता है और AlF3 हमारा आयनिक होता है, क्योंकि Be2 प्लस की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इस वजह से उसमें उसके कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इस वजह से BeF2 कोवलेंट होता है और AlF3 आयनिक होता है। ये एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी चार्ज और साइज में आप हमेशा चार्ज को प्रायोरिटी दे देना। अब एनायन के लिए देखते हैं। एनायन के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो पोलराइजिंग पावर नहीं, पोलराइजिबिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आप इन तीनों में देखो, नाइट्राइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड। तो नाइट्राइड का चार्ज भी ज़्यादा है, साइज भी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा? नाइट्राइड की पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्साइड से और ऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी फ्लोराइड से। अब इन तीनों में देखो, फॉस्फाइड, सल्फाइड और क्लोराइड में, तो फॉस्फाइड में अगेन चार्ज भी ज़्यादा है और साइज भी ज़्यादा है, तो फॉस्फाइड की ज़्यादा हो जाएगी पोलराइजिबिलिटी सल्फाइड से और सल्फाइड की ज़्यादा हो जाएगी क्लोराइड से, ठीक है। तो अगर आप नाइट्राइड और फॉस्फाइड में देखो तो टॉप टू बॉटम जाने पे चार्ज तो सेम है, देखो भाई चार्ज तो सेम है, लेकिन साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ इन सब में देख सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पे पोलराइजिबिलिटी बढ़ रही है। अब इसका एक कंक्लूजन भी निकलता है, एक ऑर्डर आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखोगे? सबसे पहले तो चार्ज वाला फैक्टर आएगा और उसके बाद साइज वाला फैक्टर आएगा। तो चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? देखो इनमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी किसकी होगी? चार्ज के अकॉर्डिंग आप देखो, सबसे पहले तो फॉस्फाइड की होगी, उसके बाद नाइट्राइड आता है, उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, वरना फॉस्फाइड के बाद
नाइट्राइड आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चार्ज वाला फैक्टर, तो चार्ज में आपका -3 में कौन कौन है, फॉस्फाइड, नाइट्राइड और फॉस्फाइड की सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्राइड की ज़रूरत पड़ती नहीं है तो उसे लिखा नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, -2 वाला, -2 में कौन से हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड, तो पहले सल्फाइड आ जाएगा देन ऑक्साइड आ जाएगा। फिर कौन आएगा, -1 वाला, अब इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है, I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, तो I-, Br-, Cl- और F-। अब ऑक्साइड और आयोडाइड का ऑलमोस्ट बराबर होता है क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है और इसका I- का साइज ज़्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट बराबर होता है इसका। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पहले चार्ज वाला फैक्टर आता है यहाँ भी, फिर साइज वाला फैक्टर आता है। आप सिंपली आराम से सोचोगे ये बना के तो आप बना ले जाओगे, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले चार्ज वाला फैक्टर फिर साइज वाला फैक्टर। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन आप ऐसे कर लोगे, और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है तो आपको फजान रूल से देखना है, कैटायन पे चार्ज, एनायन पे चार्ज, और साइज ऑफ एनायन ज़्यादा होना चाहिए, बस साइज ऑफ कैटायन कम होना चाहिए पोलराइजेशन ज़्यादा करने के लिए। ध्यान रखना है डी ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक के कैटायन से ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम अगर आप डी ब्लॉक में मूव करो तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे भी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है इन डी ब्लॉक, बस D10 की पोलराइजिंग पावर कम होती है क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, Be2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है Al3+ से, क्योंकि BF2 कोवेलेंट होता है और AlF3 आयनिक होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर पे चलते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्साइड में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, इस वजह से पोलराइजेबिलिटी ऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड से। इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आएगा। ठीक है, अगेन ऑक्साइड और कार्बोनेट में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है। और कार्बोनेट जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, भाई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कौन खींचता है, मेटल खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या पूरे कार्बोनेट से खींचा जाएगा, नहीं, O- से ही तो खींचा जाएगा। तो एक पे तो O- ही है, या अगर आप इसका देखो तो ये तो यहाँ पे रेजोनेंस चल रही होगी, यहाँ पे रेजोनेंस चल रही होगी, तो -2/3 इसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं और 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, तो -2/3 होगा। तो -2 से -2/3 तो ज़्यादा ही है, तो पोलराइजेबिलिटी इस वजह से ऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी कार्बोनेट से, और सिर्फ कार्बोनेट नहीं, किसी भी ऑक्सो एनायन से ज़्यादा होगी ऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी। ऑक्सो एनायन बहुत सारे हो सकते हैं, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, और भी हो सकते हैं, एसीटेट हो सकता है, ऑक्जेलेट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, थायोसल्फेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी ऑक्सो एनायन से, ये बात आप कहीं भी मस्त चिपका सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 लास्ट के ऑर्डर, ध्यान रखना, गलती से भी इनको भूल मत जाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो SO4 3 नेगेटिव, आर्सेनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट में किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, मैंने ऑर्डर लिखा हुआ ही है, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। अब क्यों, रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई सारे ही ऑक्सो एनायन है, बिल्कुल ऑक्सो एनायन यानी कि O- सब में होगा, और O- से कोई एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक्स यहाँ पे आर्सेनिक है, ठीक, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, यहाँ इन दोनों में एक्स हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एक्स हमारा क्या हो रहा है, आर्सेनिक से फॉस्फोरस हो रहा है, फिर कार्बन हो रहा है, फिर सल्फर हो रहा है, फिर नाइट्रोजन हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, एक्स की बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की बढ़ रही है, और जैसे जैसे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि एक्स ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें पोलराइजेबिलिटी देखनी है, पोलराइजेशन देखना है, तो एक कोई मेटल होगा, M+X हमने ले लिया, तो जो मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे खींचेगा, O- से खींचेगा, और O- से इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एक्स खींच रहा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो वही है, अगर अंदर ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्स खींच रहा है तो क्या वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच के बैठा है, भाई तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपना
क्या कर रहा है वो, नाइट्रोजन भाई कर रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बैठा है, यहीं पे खींच के बैठा है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है कि अब मेटल उस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, और मेटल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई जैसे जैसे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो एक्स क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अट्रैक्शन जो होगा किसका, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ ओ नेगेटिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्स ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और यानी कि फिर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, एम प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि एक्स क्या करके बैठा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पहले से ही खींच के बैठा है, तो अब मेटल नहीं खींच पाएगा, और मेटल नहीं खींच पाएगा तो पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने को ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है, और पोलराइजेशन कैसे बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर कैटायन की और पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बढ़ता है वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कलर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी मतलब डार्कनेस, और वाइस वर्सा भी बात है, जैसे जैसे पोलराइजेशन कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कम हो जाएगा, और कलर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और कलर आएगा अगर तो उसकी इंटेंसिटी यानी कि डार्कनेस भी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल से ले सकते हैं AgCl, AgBr, AgI। पोलराइजेशन की बात करें तो Ag प्लस तो सब में कॉमन है, कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देती हैं। Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में I माइनस का साइज सबसे ज़्यादा है, और Br माइनस का साइज उससे कम है, Cl माइनस का साइज उससे कम है, तो पोलराइजेबिलिटी I माइनस की ज़्यादा होगी, फिर Br माइनस की ज़्यादा होगी, फिर Cl माइनस की ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बढ़ रहा है, तो कलर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और कलर आएगा तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इस वजह से AgCl वाइट होता है, AgBr पेल येलो होता है, और AgI येलो होता है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कलर अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी आगे मैं याद करा दूंगा, चिंता मत करना, अभी कलर ध्यान रखने पे मत जाओ, कलर मैं आगे याद करा दूंगा। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम पोलराइजेशन को अप्लाई कर रहे हैं इन कलर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ZnS, CdS, HgS, तो अपने को क्या बात समझ में आनी चाहिए कि सल्फाइड तो कॉमन आया ना, कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देती हैं। Zn2 प्लस, CD2 प्लस, Hg2 प्लस, तीनों ही डी ब्लॉक के कैटायन है, डी ब्लॉक के कैटायन है, एक ग्रुप में आते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे मेरे भाई, टॉप टू बॉटम जाने पे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग होती है, तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब पोलराइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कलर आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और कलर आएगा तो उसके इंटेंसिटी के चांसेस यानी कि उसके डार्क होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसी वजह से ZnS वाइट होता है, CdS येलो होता है, और HgS ब्लैक होता है। बात समझ में आई? इस तरीके से हम चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब एक नोट बहुत ज़रूरी लिखो, तो भाई हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें कैटायन होता है, एक एनायन होता है। अब एनायन ऐसे समझो कि दो तरीके का हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, एक कलरलेस हो सकता है, ठीक। एनायन अपने आप में या तो कलर्ड हो सकता है, कलरलेस हो सकता है। अगर एनायन कलर्ड है तो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो कलर्ड ही होगा, चाहे कैटायन कोई भी हो। अगर एनायन कलर्ड है अपने आप में तो आयनिक कंपाउंड उसका कलर्ड ही होगा, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी कैटायन ले लो। लेकिन अगर एनायन कलरलेस है तो क्या आयनिक कंपाउंड कलरलेस होगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आयनिक कंपाउंड कलरलेस भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैटायन उसके साथ है। ऐसे समझो कि ये टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड बच्चे को कैसा भी टीचर मिल जाए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसा भी टीचर मतलब कैसा भी कैटायन मिल जाए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एनायन या बच्चा टैलेंटेड नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, तो उसका सिलेक्शन क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसको टीचर अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा टीचर मिलना चाहिए जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, तो तब उसमें कलर आ सकता है, वरना कलर आने के चांस कम हो जाएंगे। तो अगर एनायन कलर्ड है तो आयनिक कंपाउंड कलर्ड होगा, लेकिन अगर एनायन कलरलेस है तो आयनिक कंपाउंड कलरलेस भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कितनी है और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन कितनी है, ठीक है। अब हम एनायन की बात करते हैं। सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक एनायन की बात करते हैं। तो मोनो एटॉमिक आयन हमारे होते हैं कलरलेस होते हैं, जैसे कि फॉस्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड,
ठीक है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इनकी हमने पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस करा है अभी। तो यही यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए, पहले चार्ज वाला फैक्टर आता है, फिर साइज वाला फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, मोनो एटॉमिक आयन है। इनके ऑक्टेट कैसे हैं, कंप्लीट हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो ये कैसे हैं, स्टेबल है, यानी कि इंटरनली कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इस वजह से ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी मोनो एटॉमिक आयन अपने आप में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो मोनो एटॉमिक एनायन किसी भी अगर आयनिक कंपाउंड में होंगे तो उनका कलर क्या होगा, कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक एनायन में अपना खुद का कोई कलर नहीं है, वो अपने आप में कलरलेस हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैटायन है और वो खुद किस टाइप के एनायन हैं, क्या उनमें कलर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोनो एटॉमिक एनायन डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन फर्दर दो चीज़ पे डिपेंड करती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का मैंने आपको ऑर्डर दे रखा है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मोनो एटॉमिक एनायन आपके कलरलेस होते हैं, लेकिन उनमें कलर आ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का आपके पास ये ऑर्डर है। तो कलर आने के चांसेस किस में ज़्यादा होंगे भाई, फॉस्फाइड में, सल्फाइड में ज़्यादा होंगे और फ्लोराइड क्लोराइड में कम होंगे। इस वजह से क्यों फ्लोराइड और क्लोराइड वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। इसी वजह से सभी इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स क्या होते हैं, वाइट होते हैं, क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आप इनके साथ कोई भी कैटायन लगा दो, क्या इनमें कलर पैदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं हैं, ये फिर भी थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो अगर जो पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, उनको टीचर मिल जाए अच्छा थोड़ा ठीक ठाक सा, तो क्या वो सिलेक्शन ला सकते हैं, बिल्कुल। सिलेक्शन मतलब कलर, तो क्या कलर आ सकता है, बिल्कुल कलर इनमें आ सकता है। लेकिन अगर बच्चा ने ठान लिया है कि पढ़ना ही नहीं है, तो कोई भी टीचर, क्या स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, यानी कि कलर नहीं ला सकते, सिलेक्शन नहीं करवा सकते। इस वजह से फ्लोराइड और क्लोराइड कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो सभी इनसॉल्यूबल फ्लोराइड एंड क्लोराइड कैसे होते हैं, वाइट होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। और हमें ट्रिक से भी पता है कि कौन कौन से इनसॉल्यूबल फ्लोराइड और क्लोराइड होते हैं। सीबीआई वाले आज क्यों हो गए पागल, तो एजी आज क्यों एजी प्लस सी यू प्लस हो गए, Hg2+ पागल, Pb2+। तो ये सभी कैटायन के फ्लोराइड और क्लोराइड कैसे होंगे, वाइट होंगे। ये ट्रिक हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब फॉस्फाइड की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी मोनो एटॉमिक एनायन में सबसे ज़्यादा है। तो ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, तो ये अच्छा खासा पढ़ता है, तो ये पढ़ता है और इतना ज़्यादा पढ़ता है कि इसको कोई भी टीचर मिल जाए तो ये क्या करा देगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ज़्यादा पढ़ता है कि पढ़ाकू वाला ही है, ठीक। ये कम पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी में गलती से आ गया है, मोनो एटॉमिक एनायन की कैटेगरी में गलती से आ गया। अपने आप में तो कलरलेस ही होता है, लेकिन ये अच्छा खासा पढ़ने वाला है, अच्छा खासा पढ़ने वाला है, तो इसको कैसा भी टीचर मिल जाए इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल इनसॉल्यूबल फॉस्फाइड आर ब्लैक। इसकी पोलराइजेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा भाई, यही वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ज़्यादा होगी, कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इंटेंसिटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डार्क कलर कौन सा है, ब्लैक है। तो इस वजह से सभी इनसॉल्यूबल फॉस्फाइड्स कैसे होते हैं, आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब सल्फाइड भी अगला आता है, तो सल्फाइड भी फॉस्फाइड की तरह ही है, लेकिन फॉस्फाइड से थोड़ा कम पड़ने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द इनसॉल्यूबल फॉस्फाइड्स आर ब्लैक। तो ज़्यादातर जो इनसॉल्यूबल फॉस्फाइड्स होते हैं ब्लैक होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं, यानी कि बस इसको बहुत कुछ टीचर है एकदम, इसको अगर बेकार टीचर ना मिला जो एकदम 12th फेल है और पढ़ाने बैठ गए हैं नीट और जेई के लिए, अगर एकदम उस टाइप का टीचर ना मिले बस, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस गलती से एकदम रद्दी टीचर के पास ना पहुंच जाए तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कलर आएगा ही। तो मोस्ट ऑफ द इनसॉल्यूबल फॉस्फाइड्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। बस कुछ आपको एक्सेप्शन इसमें ध्यान रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, Zn2+, Cd2+, Mn2+, Sb3+, 5+, Sn2+, 4+, As3+, 5+। अब ये ध्यान रखना आसान है नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ट्रिक क्या है, बॉबी की वाइफ, भाई आपका एक दोस्त है, समझ लो मेरा एक दोस्त है वैसे, ठीक है, बॉबी, ठीक है, BDS कर रहा है। तो बॉबी की वाइफ कैसी है, सबसे सुंदर अप्सरा है। खैर उसकी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन ठीक है आप समझ लो, ठीक है। बॉबी की वाइफ कैसी है, सबसे सुंदर अप्सरा है, ठीक है। तो बॉबी क्या है,
ठीक है, ट्रिक से बाहर आओ, हर समय लड़कियों के बारे में मत सोचा करो। ठीक है, बी क्या है, ब्लैक है, ओ क्या है, ऑरेंज है, पी क्या है, ब्राउन है, वाई क्या है, येलो है। तो बॉबी क्लियर हो गया। वाइफ, वाई क्या है, वाइट है, और एफ ई मतलब फ्लैश, फ्लैश मतलब मास, मास मतलब पिंक, इसको बफ कलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल फॉस्फाइड्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो मोस्ट सल्फाइड्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। इनसॉल्युबल सल्फाइड्स कौन से होते हैं, ये हम ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं जाएंगे उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं वाई, फ्लैश, मास, मास मतलब एमएनएस, तो ये कैसा होगा, पिंक होगा। मास आपका पिंक कलर होता है। फ्लैश कैसा होता है, फ्लैश मतलब मास, मास मतलब पिंक। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। ठीक है, वाइट, अब देखो हमारा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। शांत कौन सा कलर होता है, वाइट होता है। तो ज़िंदगी शांत, यानी कि मोस्ट ऑफ द जिंक कंपाउंड्स वाइट होते हैं। इसका और भी दूसरी भी ट्रिक है कि ज़िंदगी कैसी है, बेरंग है। ठीक है, हम सबकी ज़िंदगी कैसी है, बेरंग है, उसमें कोई रंग नहीं है। रंगीले हम लोग नहीं हैं ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा मोस्ट जिंक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो ज़्यादातर की ज़िंदगी कैसी होती है, बेरंग होती है, उनमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर की ज़िंदगी बेरंग होती है, रंगीले टाइप के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द जिंक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। ZnS भी उसी टाइप का है, ZnS कैसा होगा, वाइट होगा। ठीक है, अब आता है सबसे सुंदर अप्सरा। सबसे मतलब SB, सुंदर मतलब SN, और अप्सरा मतलब AS। ठीक है, तो ऑरेंज, ब्राउन और येलो, तो सबसे सुंदर अप्सरा। तो सबसे जो भी है SB3+ और SB5+, ये दोनों कैसे होंगे, ऑरेंज होंगे। अप्सरा मतलब AS, +3 और +5 कैसे होंगे, येलो होंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब सुंदर, सुंदर में दो चीज़ है, SN2+ और SN4+। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि SN+2 वाला तो ब्राउन है और SN+4 वाला येलो है। ठीक है, फिर से समझ लो। SB सबसे 3+ और 5+ दोनों ही ऑरेंज है। अप्सरा AS 3+ और 5+ दोनों ही येलो है। सुंदर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, SN2+ तो ब्राउन है और SN4+ क्या है, येलो है। ठीक है, और CDS यानी कि कड़ी, कड़ी कैसी होती है, येलो होती है। तो कड़ी आपकी येलो होती है, CDS आपका कैसा होता है, येलो होता है। आई होप इस ट्रिक से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सॉल्ट एनालिसिस में ऐसे एज इट इज़ काम आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, परेशान मत होना, दबा के क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने समझ में, हमने फॉस्फाइड देख लिया कि ऑल इनसॉल्युबल फॉस्फाइड्स आर ब्लैक। मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल फॉस्फाइड्स मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल सल्फाइड्स आर ब्लैक एक्सेप्ट बॉबी की वाइफ, ऐसे ही ध्यान रख लिया। ठीक है, ऑल इनसॉल्युबल फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर वाइट। ठीक है, तो हमारे क्या बच गया, ऑक्साइड बच गया, आयोडाइड बच गया, ब्रोमाइड बच गया। आयोडाइड ब्रोमाइड में अभी आगे अलग से बताऊंगा। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में ध्यान रखना है, एस ब्लॉक, Zn2+ और Al3+ ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। भाई मैंने अभी बताया कि जिंक के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स वाइट होते हैं। ज़िंदगी शांत होनी चाहिए, या ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी कैसी है, बेरंग है। ठीक है, रंगीले लोग नहीं हैं, तो इस वजह से Zn2+ का ऑक्साइड भी कैसा होगा, वाइट होगा। सल्फाइड भी वाइट था, ऑक्साइड भी वाइट है। एस ब्लॉक के एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। Al3+ के भी ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, क्योंकि इन तीनों की ही पोलराइजिंग पावर कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, Zn2+ D10 है, लेकिन सारे ही D10 वाले नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ Zn2+ आएगा। तो एस ब्लॉक, Zn2+ और Al3+ के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, वाइट होंगे। अगेन Al3+ पी ब्लॉक का, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि सारे पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स वाइट होंगे। आपको ध्यान रखना है, जितना लिखा है उतना ही ध्यान रखना है। एस ब्लॉक, Zn2+, Al3+ ऑक्साइड्स कैसे होंगे, वाइट होंगे, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर कम है। इसके अलावा जो होंगे वो सारे ऑक्साइड्स क्या होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। Cu2O, CuO दोनों ही कलर्ड है। ठीक है, Cu+1 है, Cu यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो +1 से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, +2 की होगी। तो पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा, Cu2O से ज़्यादा CuO में होगा। तो कलर दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों ही डी ब्लॉक के हैं, लेकिन कलर की इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली CuO में ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, Cu2O रेडिश ब्राउन होता है और CuO ब्लैकिश ब्राउन होता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कुकर जलाने पर पहले रेडिश ब्राउन होगा, फिर ब्लैकिश ब्राउन होगा। आप कुकर में कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने उसे जला दिया तो पहले क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा। आपने कुकर को जला दिया तो क्या होगा, पहले रेडिश ब्राउन होगा, फिर ब्लैकिश ब्राउन होगा। इस वजह से +1 वाला जो ऑक्साइड होगा वो रेडिश ब्राउन होगा, +2 वाला ऑक्साइड होगा वो ब्लैकिश ब्राउन होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नया कुकर खरीदना पड़ेगा। और नया कुकर आप जो खरीद के लाते हो, कौन से कलर का लाते हो, ये हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नया कुकर लाना पड़ेगा। और नया कुकर कौन से कलर का आएगा, बहुत ही एक मस्त से कलर का आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नया कुकर कौन से कलर का है, इसको आप आगे समझोगे। ठीक है, तो लेकिन कुकर चलाने पर पहले रेडिश ब्राउन, फिर ब्लैकिश ब्राउन।
ठीक है। अब लेड के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, PbO, Pb3O4, Pb2O3, PbO2, ये सभी कलर्ड है। ठीक है, ये दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, PbO2.2 और ये PbO.PbO2। ठीक है, इसमें Pb+4 वाला भी है, +2 वाला भी है, इसमें भी +2 +4 दोनों वाला है, और ये सिर्फ +2 वाला है, सिर्फ +4 वाला है। ठीक है, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कैटायन का बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो सभी कलर्ड होंगे। सभी कलर्ड क्यों होंगे, क्योंकि सिर्फ एस ब्लॉक Zn2+ और Al3+ के ऑक्साइड क्या होते हैं, वाइट होते हैं। एस ब्लॉक का है क्या, Pb नहीं है, Al3+ है नहीं है, Zinc2+ है नहीं है, तो Pb के सभी ऑक्साइड कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक है, और कलर की इंटेंसिटी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही है, रेडिश ब्राउन है, ब्लैकिश ब्राउन है, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ और ध्यान रखनी है, एक है रेड या येलो और ये है रेडिश ऑरेंज। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन से पहले क्या आएगा, रेडिश ऑरेंज आएगा, और इससे पहले क्या आएगा, रेड या फिर येलो। ठीक है, अब रेड येलो क्या होगा, एक ही कलर एक बार में होगा, तो इसका क्या फंडा है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ब्लैकिश ब्राउन होगा, और उससे पहले रेडिश ब्राउन होगा, उससे पहले रेडिश ऑरेंज होगा, और उससे पहले रेड या फिर येलो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी कलर ने अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी ध्यान है तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये सारे कलर होंगे, क्योंकि एस ब्लॉक Zn2+ और Al3+ के ही ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला कलर तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, वाला नीचे वाला ध्यान है, ठीक है, नहीं ध्यान है कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या है, सम ऑक्साइड शो चेंज इन कलर ऑन हीटिंग, इसको बोलते हैं थर्मोक्रोमिज्म। थर्मोक्रोमिज्म मतलब टेम्परेचर बदलने पे कलर चेंज हो जाते हैं। तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कलर को चेंज कर लेते हैं ऑन हीटिंग, जैसे कि ZnO, ये ठंडा करने पे कैसा होता है, वाइट होता है, गर्म करने पे येलो हो जाता है। जिंक ऑक्साइड ठंडा करने पे वाइट होता है और गर्म करने पे येलो हो जाता है। सिमिलरली लेड ऑक्साइड, अभी हमने ऊपर बात करी ना, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो ये गर्म करने पे येलो हो जाता है और ठंडा करने पे रेड हो जाता है। ठंडा करने पे लेड ऑक्साइड रेड हो जाता है और गर्म करने पे येलो हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड दोनों ही गर्म करने पे कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ठंडा करने पे वाइट हो जाता है। आपको पता है जिंक का ऑक्साइड कैसा होगा, वाइट होगा। जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, वाइट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जिंक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिंक ऑक्साइड को गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। रीजन क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म कर देते हो तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इसकी वजह से जिंक ऑक्साइड कैसा हो जाता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो जाता है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड येलो कलर का हो जाता है। रीज़न पूछा जाए तो वन लाइन में है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अच्छे से आता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड स्टेट हम नीट और मेंस के सिलेबस से हट भी गया, और एडवांस वाले सॉलिड स्टेट में जाके पढ़ ही लेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से जिंक ऑक्साइड गर्म करने पे येलो हो जाता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, अब लेड ऑक्साइड गर्म करने पे येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका लैटिस बदल जाता है। अगेन सॉलिड स्टेट की बात है। रेड जो होता है लेड ऑक्साइड वो होता है लिथार्ज, उसका नाम है लिथार्ज, टेट्रागोनल लैटिस होता है। और येलो वाला जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक लैटिस होता है, इसको कहते हैं मैसिकॉट। तो गर्म करने पे लिथार्ज से किस में बदल जाता है, मैसिकॉट में बदल जाता है। लिथार्ज से किस में चले जाता है, मैसिकॉट में चले जाता है। मतलब टेट्रागोनल लैटिस से किस में चले जाता है, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में चले जाता है, और इस वजह से ही कलर चेंज ये शो करता है। तो रीज़न आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात ही ध्यान होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, क्या स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, जितना लिखा उतना ध्यान रहेगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, हमने फॉस्फाइड देख लिया, हमने सल्फाइड देख लिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल इनसॉल्युबल फॉस्फाइड्स कैसे हैं, ब्लैक है। मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल सल्फाइड्स कैसे हैं, ब्लैक है, एक्सेप्ट बॉबी की वाइफ। ठीक है, ऑल इनसॉल्युबल फ्लोराइड एंड फ्लोराइड कैसे हैं, वाइट हैं। ठीक है, आयोडाइड ब्रोमाइड नहीं देखा, ऑक्साइड हमने देख लिया। एस ब्लॉक के ऑक्साइड, एल्युमिनियम 3+ का ऑक्साइड, Zn2+ का ऑक्साइड कैसा होगा, वाइट होगा, बाकी सभी कलर्ड होंगे। ठीक, तो आयोडाइड ब्रोमाइड देखना है तो आयोडाइड ब्रोमाइड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडाइड ब्रोमाइड भी आपके साथ क्लोरीन भी देख लेते हैं। वैसे हमने बात कर ली है कि ऑल इनसॉल्युबल फ्लोराइड कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो हमारा क्या है, CBI वाले आज क्यों हो गए पागल। ठीक है, CBI वाले आज क्यों हो गए पागल। तो Cl Br- एंड I- के जो इनसॉल्युबल कैटायंस हैं वो कौन से हैं, Cu2+, Pb2+, Ag+ और Hg2+। आज क्यों हो गए पागल, आज क्यों हो गए पागल। ठीक है, ये है। अब इसको लिखना है इसी सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको CBI लिखना है, यहाँ पे Cu2+, Pb2+, Ag+ और Hg2
2 2+, ऐसे ही लिखना है। अब आप इस टेबल को भरोगे, CuCl CuBr Ci ये पूरा भर लोगे। तो ध्यान रखना है ये वाले जो हैं कैसे हैं, वाइट है, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये कैसे हैं, येलो हैं। बस इसमें ध्यान रखना है AgBr पेल येलो होता है, बाकी सब अच्छे खासे इंटेंसिटी वाले येलो होते हैं, यानी कि येलो होते हैं, ठीक है, डार्क येलो या सिंपली येलो, ठीक है। और Hg2I2 जो होता है वो ग्रीन होता है। दो और ध्यान रखने, Hgi2 कैसा होता है, रेड होता है, और BiI3 कैसा होता है, ब्लैकिश ब्राउन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से याद करो। और अभी मैं पूछूंगा इसे, भैया पूछोगे, कैसे पूछोगे, अभी बताते हैं कैसे पूछेंगे। याद हो गई, ठीक है, उतारना नहीं है अभी उतारो मत, अभी देखो समझो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ क्या था मेरे भाई, यहाँ क्या था, CuCl, याद करने की कोशिश करो। यहाँ क्या था, CuBr था। यहाँ क्या था, Cy था। यहाँ क्या था, बताओ, Cu था, नहीं, यहाँ पे AgCl था। यहाँ क्या था, AgBr था। यहाँ क्या था, Agi था। ये था, नहीं था, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे PbCl2 था, देन PbBr2 था, देन PbI2 था। फिर क्या आता है, AgCl, फिर क्या आता है, AgBr, फिर क्या आता है, Agi, फिर क्या आता है, Hg। कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, याद होगा। ऐसे रटना नहीं है कि अच्छा यहाँ पे ये, यहाँ पे, ऐसे 2 बार बनाओगे समझ में आएगा। बनाओ मेरे साथ, Hg2Br2, फिर क्या आएगा, Hg2I2, ठीक है। अब यहाँ क्या आता है, Hgi2, और फिर क्या आता है यहाँ पे, याद करो याद करो याद करो, BiI3, वेरी गुड, ठीक है। अब इनमें से वाइट कौन कौन से थे, वाइट कौन कौन से थे, तो आपका यहाँ से ये सारे वाइट थे, सारे वाइट थे, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये ऐसे बंदूक जैसे बनाना है, ठीक है। कैसा बनाना है, बंदूक जैसा, ये ऐसा बंदूक जैसा, ठीक है, एकदम ठीक। किसकी बंदूक है, मनु भाकर की बंदूक है, ठीक, मनु भाकर के साथ साथ सरबजीत की भी बंदूक है, ठीक है, किसी की बंदूक मान लो तुम, ठीक है। तो ये बंदूक है, ये बंदूक वाले कौन से हैं, वाइट हैं, ये बंदूक वाले कैसे हैं, वाइट हैं, ठीक है। फिर येलो आएगा, येलो कौन सा आएगा, येलो होगा ये वाले, ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले कैसे होंगे, येलो होंगे। Hg2I2 कैसा होगा, ग्रीन होगा। फिर Hgi2 कैसा होगा, रेड होगा। BiI3 कैसा होगा, ब्लैकिश ब्राउन होगा, ठीक है। ध्यान हुआ कुछ और ध्यान करते हैं, ठीक है, दोबारा याद करते हैं। दोबारा आप एक बार देखो इसे, अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फिर और पूछूंगा, अभी देखो याद करा दूंगा, बस मेरे साथ साथ चलते रहो, मेरे साथ साथ करते रहो मेरे भाई, सब याद करा दूंगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बंदूक वाले वाइट है, ठीक है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये रेड है, और ये ब्लैकिश ब्राउन है, ठीक है, ठीक है। अब आपको कलर बताना है, ठीक है। यहाँ पे कलर बताओ, यहाँ पे कलर बताओ, पहले कलर ही बताने हैं, वाइट है। यहाँ कलर बताओ, वाइट। यहाँ कलर बताओ, वाइट, ठीक, कलर ध्यान होना चाहिए। कलर बताओ, वाइट, कलर बताओ, वाइट। यहाँ कलर बताओ, वाइट है क्या, नहीं, कौन सा कलर है, येलो, बंदूक, बंदूक ध्यान रखनी है। यहाँ कलर वाइट, यहाँ कलर क्या होगा, येलो, यहाँ कलर क्या होगा, येलो। अब नीचे कलर बताओ, वाइट, ठीक है। यहाँ कलर क्या होगा, येलो। अब कलर कौन सा आएगा, ग्रीन। यहाँ कलर कौन सा आएगा, सोचो मेरे भाई, रेड आएगा। फिर कौन सा कलर आएगा, ब्राउन आएगा, ब्लैकिश ब्राउन आ जाएगा, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन आ जाएगा। अब कंपाउंड बोलो, कंपाउंड बोलो, यहाँ कौन सा आएगा, सोचो सोचो सोचो, CuCl, CuCl। फिर कौन सा आएगा, CuBr। फिर कौन सा आएगा, Cui, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, सोचो, कैटायन सोचो, PbCl2, फिर PbBr2, फिर सोचो PbI2। यहाँ कौन सा कैटायन, सोचो सोचो सोचो, AgCl, कौन सा, AgBr, कौन सा, Agi। यहाँ पे कौन सा आएगा, आप सोचो, Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2। नीचे कौन सा, Hgi2। फिर कौन सा, ये बात ये भूल जाते हैं नीचे वाला, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, मैं भी भूल जाता था, BiI3, ठीक है। याद हो गया, नहीं अभी याद नहीं हुआ है, अभी हम एक बार और याद कराएंगे,
ठीक है, छोड़ेंगे नहीं जब तक याद नहीं होगा। ठीक है, याद करने का तरीका भी है। ठीक है, अब थोड़ा अलग लेवल अप करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड बोलो CuCl। ठीक है, CuCl। अब यहाँ पे कलर बोलो, क्या है कलर? वाइट। यहाँ पे कंपाउंड बोलो Cui। अब रैंडम चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे कलर बोलो येलो, यहाँ पे कंपाउंड बोलो PbI2। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड बोलो, यहाँ पे कंपाउंड सोचो 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 HgI2। यहाँ पे कलर बोलो वाइट, यहाँ पे कलर बोलो वाइट, यहाँ पे कंपाउंड बोलो, बोलो बोलो बोलो, सोचो 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 PbCl2। यहाँ पे कलर बोलो ग्रीन, यहाँ पे कंपाउंड बोलो, बोलो कंपाउंड, बोलो 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 BiI3, ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पे कलर बोलो मेरे भाई, कलर बोलो कलर बोलो कलर बोलो, वाइट आ गया कलर। यहाँ पे कंपाउंड बोलो, कंपाउंड बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो Hg2Br2। यहाँ अगेन आप बोलो कलर बोलो, क्या कलर होगा? क्या कलर होगा? येलो 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 डर्टी फेलो। ठीक है, अब यहाँ कलर कौन सा आएगा? वाइट आएगा। यहाँ भी कलर कौन सा आएगा? वाइट आएगा। यहाँ कंपाउंड बोलो, कंपाउंड बोलो, क्योंकि कंपाउंड क्या आएगा? AgCl। यहाँ कंपाउंड बोलो Hg2Cl2। यहाँ कलर बोलो, कलर ध्यान रखना है, यहाँ पे आता है BB ब्लैकिश ब्राउन। यहाँ पे कलर बोलो, यहाँ आता है रेड। यहाँ पे कंपाउंड बोलो AgI। यहाँ पे कंपाउंड बोलो Hg नहीं आएगा, Cu आएगा, CuBr। यहाँ पे अब कंपाउंड बोलो, क्या आएगा? Hg2I2। यहाँ पे कंपाउंड बोलो PbBr2। यहाँ पे कंपाउंड बोलो AgBr। तो ध्यान रखना है, ये वाले सब आपके कैसे हैं? वाइट हैं। ये कलर रह गया यहाँ पे, ये वाला येलो हो जाएगा। और ये यहाँ भी कलर रह गया, ये भी येलो हो जाएगा। ये सभी आपके कैसे हैं? येलो हैं। ठीक है, ध्यान रखो, ये सभी येलो हैं, ये सभी बंदूक वाले वाइट हैं, ये ग्रीन है, रेड है, ब्लैकिश ब्राउन है। आई होप आपको अब ध्यान हो गया होगा। एक दो बार और बना लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो हमने मोनो एटॉमिक एनायन में सबका कलर देख लिया, मोनो एटॉमिक आयन में हमने सबका कलर देख लिया, सबका देख लिया। फॉस्फाइड्स, ये पूरे का हमने सबका कलर की एकदम इन डेप्थ एनालिसिस कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मोनो एटॉमिक आयन खत्म हो गए तो अब हम देखते हैं ऑक्सो एनायन में कलर। ऑक्सो एनायन दो टाइप के हैं, P ब्लॉक का ऑक्सो एनायन, D ब्लॉक का ऑक्सो एनायन। ठीक है, P ब्लॉक का एक एग्जांपल ले लो सल्फेट, D ब्लॉक का एग्जांपल ले लिया क्रोमेट। ठीक है, तो सल्फेट का स्ट्रक्चर बना लिया। सल्फेट पे सल्फर पे +6 है, क्रोमियम पे +6 है। ठीक, O- से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा सल्फर की तरफ, और O- से इलेक्ट्रॉन इधर कहाँ जाएगा? क्रोमियम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन किधर होगा? ND में होगा, यहाँ पे N-1D में होगा, क्योंकि ये D ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, तो यहाँ पे ND में ट्रांजिशन होगा या N-1D में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस होगा, ये नियर टू न्यूक्लियस होगा, तो नियर टू न्यूक्लियस ट्रांजिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पोलराइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये कलर्ड होगा। यहाँ पे पोलराइजेशन के चांसेस कम है, ट्रांजिशन कम होगा, तो ये कलरलेस होता है। क्या ध्यान रखना है? P ब्लॉक का ऑक्सो एनायन कलरलेस होता है अपने आप में, D ब्लॉक का ऑक्सो एनायन अपने आप में कलर्ड होता है। दोबारा से, P ब्लॉक का ऑक्सो एनायन कैसा होगा? कलरलेस होगा। मोनो एटॉमिक एनायन कैसे थे? अपने आप में कलरलेस थे, तो उनके कंपाउंड कलर्ड भी हो सकते थे, कलरलेस भी हो सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। सिमिलर बात यहाँ भी होगी, P ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कलरलेस होंगे और उनमें कलर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक, हमने याद भी करा था भाई। हमने क्या चीज़ याद करी थी? हमने चीज़ याद करी थी, ठीक है, ठीक है, अभी याद करी थी, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर्सेनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, ऑक्जेलेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। इसके अलावा आर्सेनाइट भी कर सकते हो आप, आर्सेनाइट भी कर सकते हो। ये सभी कैसे हैं? P ब्लॉक के ऑक्सो एनायन है, P ब्लॉक के ऑक्सो एनायन सब है। आर्सेनिक किसमें है? P ब्लॉक का। फॉस्फोरस P ब्लॉक का, कार्बन P ब्लॉक का, ये कार्बन P ब्लॉक का, सल्फर P ब्लॉक का, ठीक, नाइट्रोजन P
पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन है तो ये सभी कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कलरलेस होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। रीजन आपको क्लियर है, ट्रांजिशन एनडी में होता है विच इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, इसलिए ट्रांजिशन कम है, पोलराइजेशन कम है, तो ये कलरलेस होते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन N-1 में हो रहा है डी ब्लॉक में, तो इसलिए ट्रांजिशन ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए कलर्ड होते हैं। पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कलरलेस होते हैं, डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कलर्ड होते हैं। तो इसी वजह से पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कैसे हैं, कलरलेस हैं, और डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन कैसे हैं, कलर्ड हैं। पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन वाला अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो कलर्ड भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजेशन। लेकिन डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन वाला अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो हमेशा कलर्ड ही होगा, चाहे आप कोई भी कैटायन ले लो उसके साथ। तो डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन वाला अगर कंपाउंड होगा तो वो हमेशा हमेशा डेफिनेटली कलर्ड ही होगा, पर इंटेंसिटी ऑफ कलर डिपेंड करेगी पोलराइजेशन पर। पोलराइजेशन दो चीज़ पे डिपेंड करती है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। यानी कि कौन सा कलर होगा ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन कलर्ड होगा डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन वाला कंपाउंड, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो पर मैंगनेट, मैंगनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट सभी डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन है और सभी के सभी कलर्ड होंगे। अब कौन सा कलर होगा, इसके लिए एक ट्रिक है, एक दो कमन पीजी में करे यो। भाई जब हम नए नए कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, पीजी में रहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं उनका मन करता है यो करने का। यो मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करते हैं, ठीक, जो चीज़ आप सोच सकते हो अभी कॉलेज में जाके करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो यो होता है। तो एक दो का मन पीजी में करता है यो करने का, तो एक दो का मन पीजी में करे यो। अब एक दो क्या है, मन, मन मतलब मन और एक दो, ये ध्यान रखना है। मन मतलब MnO4, MnO4 पहले एक और दो, ठीक, पहले एक वाला फिर दो वाला, चार्ज के हिसाब से लिखना है यहाँ पे एक और दो, ठीक है, MnO4 माइनस और MnO4 माइनस 2, ठीक। करे, करे मतलब Cr, करे मतलब Cr, तो CrO4 2 नेगेटिव होता है और Cr2O7 2 नेगेटिव होता है। तो पहले कौन सा लिखोगे, यहाँ पे चार्ज तो दोनों पे ही -2 है, तो आप ऐसे लिखोगे एक और दो। यहाँ पे CrO4 है, यानी कि Cr के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे Cr पे 2 है, ठीक है। तो CrO4 2 नेगेटिव, देन Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक दो चार्ज से मन पहले आता है और करे बाद में आता है, तो एक दो आपको एक दो के ही सीक्वेंस में लिखना है, और एक दो इधर चार्ज से देखना है, इधर क्रोमियम की संख्या से देखना है, ठीक है। तो मन में क्या है, मन के बराबर में क्या है, Pg, Pg मतलब पर्पल, और ये ग्रीन होता है, ठीक है। और यो मतलब इधर येलो, करे के बराबर में है यो, यानी कि करियन मतलब क्रोमियम, और पहले एक वाला फिर दो वाला, यो मतलब येलो और ऑरेंज। तो इस तरीके से आप कलर ध्यान रख सकते हो। पर मैंगनेट होता है पर्पल, पर मैंगनेट मतलब पर्पल, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पर मतलब पर्पल, ठीक है। मैंगनेट होता है ग्रीन कलर का, मैंगनेट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। क्रोमेट होता है येलो कलर का, और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज कलर का। एक दो का मन पीजी में करे यो, इससे आप ये चीज़ बात ध्यान रख सकते हो, यो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने पहले पढ़ी है, पोलराइजेबिलिटी किसी भी ऑक्सो एनायन की कम होती है ऑक्साइड से। हमने बात देखी थी, कार्बोनेट और ऑक्साइड को कंपेयर करा था, तो किसी भी ऑक्सो एनायन की पोलराइजेबिलिटी कम होती है, किसी भी ऑक्सो एनायन की पोलराइजेबिलिटी कम होती है ऑक्साइड से, चाहे वो पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है या फिर डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, इससे कोई मतलब नहीं है। पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन भी हो सकता है, डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन भी हो सकता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ऑक्साइड आयन से कम ही होगी। और पोलराइजेबिलिटी ऑक्साइड आयन से कम है तो एज कंपेयर टू एन ऑक्साइड कंपाउंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ एन ऑक्सी सॉल्ट बीइंग कलर्ड। मतलब कि क्योंकि ऑक्सो एनायन की पोलराइजेबिलिटी कम है, इस वजह से ऑक्सो एनायन वाले जो सॉल्ट्स होंगे, यानी कि ऑक्सी सॉल्ट जो होंगे, उनका चांस कलर्ड होने का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कम होगा तो चांसेस ऑफ अ कंपाउंड बीइंग कलर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अपने को ये बात तो ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन अगर है किसी भी ऑक्सी सॉल्ट में, तो वो तो हमेशा कलर्ड ही होगा। भाई डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन अपने आप में कलर्ड होता है, तो इसका जो ऑक्सी सॉल्ट होगा वो तो हमेशा कलर्ड ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन देम। तो डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन वाला कोई भी सॉल्ट हो वो हमेशा कलर्ड ही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्साइड आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है किससे, ऑक्सी एनायन से, ऑक्सो एनायन से। तो अगर हम एक पर्टिकुलर मेटल आयन की बात करें, अगर एक पर्टिकुलर मेटल आयन का ऑक्साइड कलरलेस है तो उसका ऑक्सी सॉल्ट जो होगा वो भी कलरलेस होगा। पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन जो होगा उसका सॉल्ट तो हमेशा कलर्ड ही होगा। तो पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन और ऑक्साइड आयन में हम अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऑक्साइड में हमने देखा था एस ब्लॉक Zn2+ Al3+ हमारे वाइट कलर के थे, यानी कि ये वाले सॉल्ट्स हमारे कैसे थे, कलरलेस थे। तो अगर हम इन्हीं कैटायंस में रिस्पेक्ट में बात करें, इन्हीं कैटायंस के हम ऑक्साइड्स की बात करिए, अब इन्हीं कैटायंस के सॉल्ट्स की बात करेंगे जिसमें पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन है। तो क्योंकि ऑक्साइड आयन की पोलराइजेबिलिटी
ज़्यादा है ऑक्सो एनायन से, तो ऑक्साइड आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। और ये ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होने के बाद भी इन कैटायन के सॉल्ट में कलर नहीं ला पाया, तो पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, और पोलराइजेबिलिटी कम है तो पोलराइजेशन और कम होगा ऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो क्या एस ब्लॉक के जो सॉल्ट्स होंगे पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन के साथ वो कलर्ड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो एस ब्लॉक के सॉल्ट पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन के साथ कलरलेस होंगे, यानी कि वाइट होंगे। Zn2+ वाले भी वाइट होंगे, Al3+ वाले भी वाइट होंगे। और ऑक्सो एनायन पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन की पोलराइजेबिलिटी कम है, तो इनमें ये तो सारे वाइट होंगे ही होंगे, ये तो सारे वाइट होंगे ही होंगे। इनके अलावा सभी पी ब्लॉक के जो ऑक्सी सॉल्ट्स होंगे विद पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन ये भी वाइट होंगे। तो ये वाले सारे तो वाइट ही होंगे, Al3+ ही नहीं, सारे पी ब्लॉक के कैटायन के साथ ये कंपाउंड वाइट ही होंगे। सारे पी ब्लॉक के जो भी सॉल्ट्स बनेंगे विद पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन ये वाइट कलर के ही बनेंगे, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी जो है वो ऑक्सो एनायन की कम है ऑक्साइड से। तो ये वाले सारे तो वाइट ही थे। इसके अलावा पी ब्लॉक के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे विद पी ब्लॉक ऑक्सो एनायन वो भी वाइट ही बनेंगे। डी ब्लॉक की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन तो अपने आप में कलर्ड हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से मेटल आयन है वो तो कलर्ड ही होंगे। ठीक है, इस बात को और समझते हैं, ध्यान से समझो। तो भाई पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन अपने आप में कैसे हैं? कलरलेस हैं, बात समझ में। और डी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन अपने आप में कैसे हैं? कलर्ड हैं। तो अब पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन के साथ एस ब्लॉक जिंक और पी ब्लॉक का कैटायन हो, एस ब्लॉक Zn2+ पी ब्लॉक का कैटायन हो, तो कंपाउंड कैसा होगा? वाइट ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई एस ब्लॉक Zn2+ पी ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या है? कम है। ठीक है, इनमें अपना खुद का कोई कलर नहीं है, एनायन में अपना खुद का कोई कलर नहीं है। और टीचर इनको कैसा मिल गया? भाई बच्चा टैलेंटेड नहीं था, टीचर मिल गया जिसको खुद अपना सब्जेक्ट नहीं आता, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? क्या जीवन में रंग आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हमारा कलर कैसा होगा? वाइट होगा, वाइट कंपाउंड ही होगा। तो पढ़ना सीखो। पी ब्लॉक के पहले एनायन देखो, तो यहाँ कैसा है आपका? ऑक्सो एनायन है। ऑक्सो एनायन ये सारे कैसे हैं? कार्बोनेट के कैसा ऑक्सो एनायन है? पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है। पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन में खुद का कोई कलर नहीं है, और इसके साथ जो कैटायन है वो किसका है? पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक का है तो कैसा कंपाउंड होगा? वाइट होगा। पी ब्लॉक के कैटायन में क्षमता नहीं है कि कलर ला पाए, पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन में कलर ला पाए, इस वजह से कैसा है? वाइट है। ठीक है, अगेन सल्फेट आपका कैसा है? पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, इसके साथ एस ब्लॉक का कैटायन लग गया तो अगेन वाइट होगा। ठीक है, सल्फाइड आयन कैसा है? पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, इसमें खुद का कोई कलर नहीं है और इसके साथ एस ब्लॉक का कैटायन लग गया तो अगेन कलर नहीं आ पाएगा, वाइट ही होगा। फॉस्फेट पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, इसके साथ Al3+ लग गया, पी ब्लॉक का कैटायन लग गया तो अगेन कलर नहीं आ पाएगा, वाइट है। नाइट्राइट आयन पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन, खुद का कोई कलर नहीं है, साथ में आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया ठीक है, आपने Ag लगा दिया। ठीक है, इसको एक काम करो, AgNO2 की जगह आप इसको चेंज कर लो। ठीक है, इसको हटाई दो, बल्कि इसको हटाई दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आप इस पे आओ। ठीक है, सपोज फॉस्फेट है, फॉस्फेट किसका है? अभी आगे आ जाएगा वो, चिंता मत करो। ये फॉस्फेट क्या है? पी ब्लॉक। अभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ना, इसलिए एक एक करके समझाएंगे ना, खत्म थोड़ी हुआ है अभी। ठीक है, पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, पी ब्लॉक के ऑक्सो एनायन के साथ एस ब्लॉक का कैटायन लगा दिया, एस ब्लॉक का कैटायन लगा दिया तो पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन अपने आप में कलरलेस है, और साथ में एस ब्लॉक का कैटायन ऐसा नहीं है जो कलर ला पाए, तो कैसा होगा? वाइट ही होगा। तो ये सभी कैसे होंगे? वाइट होंगे। AgNO2 का कलर वाइट होता है, आगे आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब हमने क्या करा? कैटायन यही रखे, लेकिन साथ में डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन ले लिया, तो डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन तो कलर्ड होता है, तो ये सभी कंपाउंड कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। भले ही उनको टीचर ऐसा मिला जो कि पढ़ाता अच्छा नहीं है, लेकिन खुद बच्चे टैलेंटेड थे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन कहीं भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कलर्ड कंपाउंड हैं, कलर्ड कंपाउंड होगा। और कलर किसकी वजह से आया? एनायन की वजह से आया, तो कलर कैसा होगा? प्रिडिक्टेबल होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी रैंक आएगी जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्रोमेट का कलर होता है येलो। 1 2 का मन पीजी में करे यो, 1 2 1 और 2 ध्यान रखना है आपको। तो एक वाला यो का वाई आता है, यानी कि येलो। तो क्रोमेट कैसा होता है? डी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, कलर्ड है और कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, बिल्कुल होता है। और इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस ब्लॉक का कैटायन लगा दिया, तो कलर कैसा होगा? येलो होगा। एस ब्लॉक के कैटायन लगाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो
कलर क्रोमेट का था वही कलर होगा। कलर तो होना ही था, लेकिन एस ब्लॉक के कैटायन कोई ऐसी क्षमता नहीं है उसमें कि ये कोई ट्रांजिशन को चेंज वेंज कर दे, कोई कलर बदल पाए, तो जो कलर था पहले से वही रहेगा, ठीक है। और उसमें इम्प्रूवमेंट और इंटेंसिटी को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा, और कलर की इंटेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी, और बेहतर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्रोमेट, इसके साथ कोई भी आपने एस ब्लॉक का कैटायन लगा दिया, पी ब्लॉक का कैटायन लगा दिया, तो कलर इसका येलो ही रहेगा। MnO4 नेगेटिव पर मैंगनेट, कलर पर्पल होता है। डी ब्लॉक का ऑक्सीजन आयन है, कलर इसका पर्पल होता है। 1 2 का मन पीजी में करे यो, ठीक है। पोटेशियम आयन K+ में क्षमता नहीं है कि कुछ ट्रांजिशन बदल पाए, पोलराइजेशन बढ़ा पाए, तो इस वजह से इसका कलर पर मैंगनेट का वो जैसे का तैसा रहता है, पर्पल ही रहता है। डाइक्रोमेट, डी ब्लॉक का ऑक्सीजन आयन है, कलर होता है ऑरेंज। 1 2 का मन पीजी में करे यो, K+ में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि डाइक्रोमेट का कलर बदल पाए, कोई ट्रांजिशन वगैरह बदल पाए, तो इसका कलर वही रहेगा जो होता है, जो कि होता है ऑरेंज, ठीक है। मैंगनेट, 1 2 का मन पीजी में करे यो, डी ब्लॉक का ऑक्सीजन आयन है, कलर होता है ग्रीन कलर का होता है। K+ में कोई भी क्षमता नहीं है क्योंकि वो एस ब्लॉक का कैटायन है कि कोई भी ट्रांजिशन को बदल पाए। क्यों? क्योंकि पोलराइजिंग पावर कम है, पोलराइजेशन को बढ़ा नहीं पाएगा, इस वजह से। पर मैंगनेट का जैसे का जो कलर है वैसे का वैसा ही रहेगा, कंपाउंड का कलर, तो प्रिडिक्टेबल कलर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगर हमने कैटायन बदल दिए, डी ब्लॉक के कैटायन ले लिए एक्सेप्ट Zn2+, डी ब्लॉक के कैटायन ले लिए, साथ में डी ब्लॉक का ऑक्सीजन आयन ले लिया, तो डी ब्लॉक के ऑक्सीजन आयन कैसे हैं? हमारे कलर्ड हैं, पढ़ने वाले बच्चे, और इनको ऐसा टीचर मिल गया जो बेहतरीन पढ़ाता है, बेहतरीन पढ़ाता है, तो सिलेक्शन तो होगा ही। डी ब्लॉक के ऑक्सीजन आयन है तो पहले से ही सिलेक्शन तय था, चाहे कैसा भी कैटायन आता तो कंपाउंड तो कलर्ड ही होगा, जीवन में रंग तो आना ही है। लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे को एकदम कमाल का टीचर मिल गया तो अनप्रिडिक्टेबल रैंक आ जाएगी, सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। तो ये वाली बात है कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा जिस ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो यही बात है। क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट हमारा कैसा होता है? येलो होता है। लेकिन अगर इसके साथ डी ब्लॉक का कैटायन आ गया Ag और Hg, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपका रेड कलर का हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा क्रोमेट का खुद का कलर कैसा होता है? येलो होता है। लेकिन एस ब्लॉक पी ब्लॉक का कैटायन आता है तो कोई कलर चेंज नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वाला कैटायन आ जाए जो कि डी ब्लॉक का कैटायन होता है तो आपका पोलराइजेशन बढ़ जाता है और कलर की इंटेंसिटी येलो से बढ़ के रेड हो जाती है। और हमने ये बात देखी भी थी। क्या देखी थी? कि क्रोध में आके साली आज हो गई लाल पीली, आज क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पिछली क्लास में देखा था, आज होगी लाल, ठीक है। और बाकी क्या है? पीले, ठीक है। तो बाकी क्या थे? पीले थे, ठीक है। क्रोध में साली आज होगी लाल पीली, पर सारे बाराती पागल, तो सारे बाराती पागल कैसे थे? येलो थे। और लाल पीली आज होगी लाल, ठीक है। तो क्रोमेट का ये कलर है, मैं याद करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो सब चीज़ एकदम तरीके से चल रही है, आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ट्रिक एकदम तरीके से बना रखे हैं जिससे कि याद हो जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा? डी ब्लॉक के कैटायन के साथ डी ब्लॉक के ऑक्सीजन आयन देख लिया। अब हम क्या करेंगे? डी ब्लॉक के कैटायन के साथ पी ब्लॉक के ऑक्सीजन आयन देखेंगे। तो पी ब्लॉक के ऑक्सीजन आयन बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, कलरलेस थे, लेकिन इनको टीचर ऐसे मिला जो पढ़ाने वाला है, जो इन पर डंडा करके रखता है, नहीं तुम्हें पढ़ना एक्सेप्ट Zn2+ की बात हो रही है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, अच्छा टीचर है, बढ़िया टीचर मिल गया ऐसे बच्चे को जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन हो पाएगा, जीवन में रंग आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी? कि भाई पोलराइजिबिलिटी क्या है एनायन की, ये सारी बातें इस पे डिपेंड करेंगी कि बच्चा पढ़ता कितना है। भाई टीचर तो पढ़ा देगा लेकिन बच्चे पे भी निर्भर करता है कि बच्चा कितना पढ़ता है, और ये हम पोलराइजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। यही तो बात है, अभी हमने पोलराइजिबिलिटी डिस्कस करी, ठीक। आर्सेनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट हमने बात करी थी कि इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम यानी कि एक्स के ऊपर बढ़ती है। इस वजह से एक्स क्या करता है? ओ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ओ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स मेटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस वजह से पोलराइजिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और अल्टीमेटली पोलराइजिबिलिटी घट रही है। तो इनमें से ये जो तीन है ये फिर भी पढ़ने वाले, इनकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होती है, पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ऐसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं अगर इनको ये मिल जाएँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंपाउंड कलर हो जाएंगे, इनके जीवन में रंग आ जाएगा। लेकिन अगर इधर वाले हैं
तो ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनको अगर इनको कैसा भी टीचर मिल जाए, अच्छा टीचर मिले, बुरा टीचर मिले, ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इनके जीवन में रंग नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये सभी, इन सभी के ऑल कंपाउंड्स कैसे होंगे? कलरलेस ही होंगे, वाइट कलर के ही होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे एसीटेट हो, ऑक्जेलेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो, थायोसल्फेट हो, नाइट्रेट हो या नाइट्राइट हो। हमने AgNO2 की बात करी थी, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है AgNO2 कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो ये सभी कंपाउंड कैसे होंगे? वाइट होंगे। कार्बन का ध्यान रखना, कार्बोनेट वाला जो है, ठीक है, कार्बोनेट जो है वो कलर्ड वाली कैटेगरी में आता है, और एसीटेट और ऑक्जेलेट जो है वो कलरलेस वाली कैटेगरी में आता है। तो कार्बन वाला आपका देखना है यहाँ पे ट्रांजिशन है, ठीक है। बाकी सारे सल्फर वाले, सारे नाइट्रॉन वाले कलरलेस में हैं, और आर्सेनेट या फिर इसकी जगह आर्सेनाइट भी हो सकता था, फॉस्फेट, ये सभी किस में है? कलर्ड वाली कैटेगरी में। तो ध्यान रखना है आपको, ये चारों ही चीज़ें, धीरे धीरे आप इसको लिखोगे, चीज़ें समझोगे तो आ जाएगा। तो अब हम इनमें डिस्कस करते हैं, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो आपका हमने ये कंपाउंड लिए हैं, Ag+ तो कॉमन है, कॉमन चीज़ें जवाब नहीं देती हैं। आर्सेनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, इनकी क्या है? पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये कलर्ड होंगे। और ऑक्जेलेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, तो ये वाइट होंगे। AgNO2 वाइट है, यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है। कलर की इंटेंसिटी की बात करें तो Ag3 ASO4 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। ASO4 की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, फॉस्फेट की कम है, और फॉस्फेट की ज़्यादा है कार्बोनेट से। तो इसमें कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। सिल्वर फॉस्फेट आपका कैसा होता है? येलो होता है। और Ag का कार्बोनेट यानी कि सिल्वर कार्बोनेट आपका कैसा होता है? वाइट येलो होता है, येलोइश वाइट, वाइटिश येलो, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का ये होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर ध्यान रख पाओ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्जेलेट हमने वाइट बताया है, लेकिन फेरस और फेरिक ऑक्जेलेट आपके कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया, थोड़ा बहुत ध्यान रख पाओ, रखो, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखो मेरे भाई किस किस की बात कर ली, हमने ऑक्सो एनाइन की बात कर ली, मोनो एटॉमिक एनाइन की बात कर ली। मोनो एटॉमिक आयन अपने आप में कलरलेस थे, ठीक है, अपने आप में कलरलेस थे, हमने उनकी देख लिया। पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके कलर हम डिसाइड कर सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनके कलर डिसाइड कर सकते हैं, हमने सारी चीज़ें ये देख ली थी। फिर हमने ऑक्सो एनाइन देखा, ऑक्सो एनाइन में हमने देखा कि P ब्लॉक के ऑक्सो एनाइन कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। D ब्लॉक के ऑक्सो एनाइन कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन उनको कैटायन कैसा मिलता है, इसके अकॉर्डिंग उनके कलर डिसाइड हो सकते हैं। और हमने 4 कॉम्बिनेशन बना दिए कि S ब्लॉक Zn2+, P ब्लॉक का कैटायन एक तरफ कर दिया, और बाकी सारे कैटायन D ब्लॉक के कैटायन एक्सेप्ट Zn2+ एक तरफ कर दिए। तो D ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा थी एक्सेप्ट Zn2+, और S ब्लॉक Zn2+ और P ब्लॉक के कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम थी। और फिर हमने पेयर बना के कंपेयर कर लिया D ब्लॉक P ब्लॉक ऑक्सो एनाइन के साथ, हमने एक एक चीज़ देख ली। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की। तो हमने भी बात करी थी कि हाइड्रोक्साइड आयन अपने आप में कैसा होगा? कलरलेस ही होगा, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन कैसा होगा? कलरलेस ही होगा। ऐसे समझ लो P ब्लॉक का एनायन है, तो P ब्लॉक का एनायन कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है। तो कलर क्या इनके आयनिक कंपाउंड में आ सकता है? बिल्कुल। अगर कलरलेस एनायन है तो इनके आयनिक कंपाउंड कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो कॉमन ही होगा, तो कॉमन तो इसकी तो पोलराइजेबिलिटी फिक्स ही होगी। तो अब कैटायन पे निर्भर करता है कि कैटायन कैसा जुड़ा है इसके साथ, पोलराइजिंग पावर कैटायन की कैसी है। अगर अच्छी है तो ये कलर्ड हो जाएगा इसका कंपाउंड, अगर कम है तो इसका कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और हमें भी पता है कि पोलराइजेबिलिटी हाइड्रोक्साइड की ऑक्साइड से कम होती है। इस पर 2 यूनिट का चार्ज है, इस पर 1 यूनिट का चार्ज है ऑक्सीजन पे। तो चार्ज वाला फैक्टर देखोगे, चार्ज वाला फैक्टर ज़्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर कोई किसी कंपाउंड, ठीक है, किसी कैटायन का ऑक्साइड कैसा है? कलरलेस है। अगर किसी कैटायन का ऑक्साइड हमारा कैसा है? कलरलेस है, तो उसका हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली कैसा होगा? कलरलेस ही होगा। तो हमें पता है S ब्लॉक Zn2+ Al3+ का ऑक्साइड कैसा होता है? वाइट होता है। तो ये वाले सारे के हाइड्रोक्साइड तो वाइट ही होंगे, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी हाइड्रोक्साइड की ऑक्साइड से भी कम है। इस वजह से S ब्लॉक Zn2+ और Al3+ के हाइड्रोक्साइड्स तो वाइट ही होंगे। लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की पोलराइजेबिलिटी ऑक्साइड आयन से भी कम है, तो आपको ध्यान रखना है Zn2+ ही नहीं, सारे D10 वाले हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे? वाइट होंगे। और Al3+ ही नहीं, सारे P ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स कैसे होंगे? वाइट होंगे। ऑक्सो एनायन में भी हमने ये बात देखी थी, P ब्लॉक के ऑक्सो एनायन में भी क्या था? S ब्लॉक Zn2+ Al3+ के ऑक्सी सॉल्ट कैसे थे? P ब्लॉक ऑक्सो एनायन की बात कर रहा हूँ। P ब्लॉक ऑक्सो एनायन में क्या था? S ब्लॉक Zn2+ और Al3+ के हमारे सभी सॉल्ट्स कैसे थे? वाइट थे, क्योंकि P ब्लॉक ऑक्सो एनायन की भी पोलराइजेबिलिटी ऑक्साइड आयन से कम थी,
बिल्कुल कम थी, लेकिन उसमें Al3+ की जगह सभी पी ब्लॉक के थे। हाइड्रोक्साइड आयन जब आते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन एस ब्लॉक और सारे पी ब्लॉक के अलावा सारे D10 भी हो जाते हैं। ऐसे समझो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी है, ऑक्साइड आयन की है, देन किसकी है, देन हमारी है ऑक्सो आयन की, और देन हमारी है हाइड्रोक्साइड आयन की। इस तरीके से आप समझो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑक्साइड आयन की ज़्यादा होगी ऑक्सो आयन से और ऑक्सो आयन की ज़्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयन से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूरी है कि ऑक्साइड आयन से पोलराइजेबिलिटी कम होगी किसकी, हाइड्रोक्साइड आयन की कम होगी, और ऑक्साइड आयन से पोलराइजेबिलिटी किसकी कम होगी, ऑक्सो आयन की कम होगी। ठीक है, तो आप ये बस समझ सकते हो कि ऑक्साइड में कौन कौन से वाइट हैं, एस ब्लॉक Zn2+, Al3+ वाइट है। पी ब्लॉक के ऑक्सो आयन में कौन कौन से वाइट हैं, एस ब्लॉक वाइट है, Zn2+ वाइट है, Al3+ वाइट है। Al3+ ही नहीं, सारे पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक ऑक्सो आयन है तो इसमें सभी पी ब्लॉक वाले, ऐसे ध्यान रखो, पी ब्लॉक में पी ब्लॉक वाले तो वाइट ही होंगे, पी ब्लॉक में पी ब्लॉक वाले तो वाइट ही होंगे, और ये तो है ही वाइट सब जगह। ये तो एस ब्लॉक Zn2+, Al3+ के ऑक्साइड हो, पी ब्लॉक का ऑक्सो आयन के साथ हो, हाइड्रोक्साइड हो, ये तो सभी वाइट होंगे। पी ब्लॉक का ऑक्सो आयन है तो Al3+ की जगह सभी पी ब्लॉक वाले कैटायन के साथ ये वाइट ही होंगे, एस ब्लॉक Zn2+, और सभी पी ब्लॉक के कैटायन वाइट ही होंगे विद पी ब्लॉक ऑक्सो आयन। हाइड्रोक्साइड है तो एस ब्लॉक Zn2+, Al3+ के साथ साथ आप सभी पी ब्लॉक के कैटायन लिख सकते हो और सभी D10 वाले कैटायन लिख सकते हो। Zn2+ ही नहीं, सभी D10 वाले कैटायन कैसे होंगे, वाइट होंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। धीरे धीरे आप ऐसे ही चीज़ों को याद कर सकते हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, D10 वाले कैटायन पोलराइजिंग पावर इनकी कम आप कंसिडर करोगे हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में, और ये सभी कैसे होंगे, वाइट होंगे। अगर इनकी जगह D1 to D9 वाले कैटायन होंगे तो इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। अब कलर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कलर आपको ध्यान रखना है। करेला और फेनी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। करेला आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, Cr3+ ग्रीन कलर का होता है। फेनी आपको बस ध्यान रखना है, फेनी करेला और फेनी कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, फेनी बेसिकली क्या होता है, एक ड्रिंक होती है गोवा में, काजू से बनती है ड्रिंक। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक ही होती है। आप कभी गोवा जाना तो पीना हो पीना, नहीं पीना हो मत पीना। 18 से कम हो तो मत पीना, 18 से ऊपर हो तो देखना, थोड़ा सोचना। ठीक है, जो भी मर्जी हो करना। ठीक है, ध्यान जरूर रख लेना। ठीक है, पीते पीते भी ध्यान रख लेना, नहीं पीते हुए भी ध्यान रख लेना। करेला और फेनी कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, Cr में 3+ है, फेनी में Fe2+ और निकेल 2+ है। ठीक है, निकेल 2+ आपने सुना भी होगा, पैरेट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। करेला और फेनी कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, अब कुकर ब्लू है। अब ये कौन सा कुकर है भाई, आपने कुकर जला दिया था, कौन सा कुकर जलाया था, ऑक्साइड वाला, कॉपर ऑक्साइड वाला कुकर आपने जलाया था। Cu2O, और Cu का कलर मैंने बताया था, जब आप कुकर जलाते हो तो पहले रेडिश ब्राउन होता है, फिर ब्लैकिश ब्राउन होता है। तो फिर आप नया कुकर खरीद के लाते हो, नया कुकर कौन से कलर का लाते हो, ब्लू कलर का लाते हो। तो नया जो कुकर लाते हो, ओ न्यू कुकर इज ब्लू, तो न्यू ओ मतलब OH, न्यू कुकर इज ब्लू। तो कुकर यानी कि Cu2+ और Cr2+ के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। ध्यान रखना, Cr3+ के हाइड्रोक्साइड्स ग्रीन होते हैं, Cr2+ के हाइड्रोक्साइड्स ब्लू होते हैं। तो नया कुकर जो लाते हो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, क्योंकि पुराना कुकर आप जला चुके हो, पहले रेडिश ब्राउन कर दिया, फिर ब्लैकिश ब्राउन कर दिया, तो कॉपर के ऑक्साइड के कलर हो गए, Cu2O का रेडिश ब्राउन, Cu का ब्लैकिश ब्राउन। फिर नया कुकर लाते हो तो नया कुकर आपका ब्लू होता है, ओ न्यू कुकर इज ब्लू। और हमारे मन को कौन सा कलर पसंद है, गुलाबी कलर पसंद है। मन को पिंक पसंद है, मन को कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर आप ध्यान रख सकते हो, रस से रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस तरीके से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हो। बहुत मेहनत लगती है ट्रिक को बनाने में, तो बस ध्यान रख लेना मेरे भाई, किसी भी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लो। PbOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैसे हैं, वाइट हैं। क्यों वाइट, कौन कौन से हाइड्रोक्साइड होते हैं, सभी एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड, सभी पी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड और सभी D10 वाले। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक एस ब्लॉक एस ब्लॉक, और ये कौन सा है, D10 है, दोनों लास्ट वाले D10 का है। ध्यान, एक और प्रो टिप देता हूँ कि जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है ये थर्मली अनस्टेबल होता है। ठीक, ये तुरंत Ag2O और H2O में टूट जाता है। तो कहीं भी सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर लिखना होगा तो उसको मॉइस्ट Ag2O भी लिखते हैं, मॉइस्ट Ag2O भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड एक तरीके से आपका बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो मॉइस्ट Ag2O का मतलब Ag2O, और मॉइस्चर मतलब वाटर, और साथ में मिलके AgOH बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन में आपको मिलता है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक वगैरह में। अब साइनाइड की बात करें, साइनाइड का एकदम हाइड्रोक्साइड की तरह है। हाइड्रोक्साइड की तरह मतलब अपना खुद का कोई कलर नहीं होगा। हाइड्रोक्साइड आयन अपने आप में कैसे थे, कलरलेस आयन थे।
ठीक है। पी ब्लॉक का ऑक्सो एनायन है, ये मतलब पी ब्लॉक का एनायन है, पी ब्लॉक का एनायन है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और साइनाइड, तो अपने आप में कलरलेस होंगे। और इनका आयनिक कंपाउंड का कलर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो बिल्कुल सेम है कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक D10 के कैटायंस के साइनाइड क्या होंगे, वाइट होंगे, और D1 to D9 कैटायन के जो साइनाइड होंगे वो कलर्ड होंगे, और कलर्ड में भी इनका बड़ा आसान है, येलो ही होते हैं। ठीक, तो साइनाइड जो भी होते हैं कलर्ड वो येलो ही होते हैं, इतना आप ध्यान रख सकते हो। आयनिक कंपाउंड जिनमें साइनाइड होता है अगर वो कलर्ड हैं तो येलो होंगे, और कलर्ड कैसे होंगे, सेम हाइड्रोक्साइड की तरह D1 to D9 वाले। ठीक है। अब कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर एक्वा कॉम्प्लेक्स से आपने देखने MH2O का होल 6, ठीक है, अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, इस टाइप का अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो कैसे ध्यान रखोगे, ठीक है, पी ब्लॉक D0 D10 ये कलरलेस ही होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना जितने भी अभी हम कॉम्प्लेक्स बात करेंगे इनमें सब में D0 D10 वाले कलरलेस ही हैं, D0 D10 वाले कलरलेस ही हैं। मेटल की बात हो रही है, अगर मेटल के ऊपर कुछ चार्ज होगा M+X होगा, ठीक है, M+X चार्ज होगा, ठीक है, तो अगर मेटल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन M+X का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर D0 है D10 है तो ये कलरलेस होगा, या मेटल पी ब्लॉक का है तो ये कलरलेस होगा। कौन कलरलेस होगा, कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। अगर D1 to D9 वाला है कलर्ड होगा, ठीक है, D1 to D9 वाला है कलर्ड होगा। और कलर कैसा है, ठीक, एक्वा है, एक्वा मतलब वही हाइड्रोक्साइड वाले ही हैं इसमें सब सेम, यानी कि कुकर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। ठीक, नया कुकर ब्लू है। मन को पिंक पसंद है। फेनी ग्रीन है, ठीक, फेनी ड्रिंक थी ना काजू से बन रही थी, वो ग्रीन है। करेला भी ग्रीन था, लेकिन करेला आपको ध्यान रखना है प्योर करेला वॉयलेट होता है। प्योर करेला कैसा होता है, वॉयलेट होता है। भैया क्या बात कर रहे हो, जो करेला हम खाते हैं तो ग्रीन होता है, नहीं, प्योर करेला वॉयलेट होता है। ध्यान रखना बात को, ठीक है, समझो बात को, समझो समझो समझो। करेला आप खाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाने वाले करेले की बात नहीं हो रही है, तो आपको समझो प्योर करेला जो अभी आपको मार्केट में करेला मिल रहा है वो सब इम्प्योर है, सब इम्प्योर है, सब इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो प्योर चीज़ क्या होती है, प्योर करेला वायलेट होता है। प्योरिटी आजकल है ही कहाँ, प्योर चीज़ें मिल कहाँ रही हैं, प्योर करेला वायलेट होता है। और एसिडिक वाला करेला जो होता है, इम्प्योर करेला, भी हमें एसिडिक वाला करेला मिल रहा है तो ये कैसा है, ग्रीन है। प्योर करेला क्या है, वायलेट है। एसिडिक वाला करेला क्या है, ग्रीन है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और चीज़ है, ठीक है, एक फंडा और भी है, जैसे कि ये आपकी सपोज ऐसे है, D0 है D10 है, तो D0 D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, D1 और D9 वाले कैसे होते हैं, D1 और D9 वाले ब्लू होते हैं। ठीक है, D0 D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अभी बात करें इसी कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक्वा कॉम्प्लेक्स, D1 और D9 ब्लू होते हैं, आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, D9 वाला क्या है, Cu2+ है तो ब्लू होता है, तो D1 D9 वाले ब्लू होते हैं। इसी तरीके से D2 D8 हमारे क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। D2 D8 क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। निकल 2+ से ध्यान रख सकते हो, D2 D8 ग्रीन होते हैं। फिर आगे ये नहीं है D3 D7, ऐसा नहीं है D3 D7 का सेम कलर होगा, बस ऐसा ही इतना ही पाया गया है कि D0 D10 कलरलेस होते हैं। ठीक है, D0 D10 कलरलेस होते हैं। D1 और D9 कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। D2 और D8 ग्रीन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि D3 D7 का भी कलर सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस इतना ही देखा गया है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीन वाले, अमोनिया वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दो ही ध्यान रखने, CuNH3 का होल 4 2+ और NiNH3 का होल 6 2+। D0 D10 अगर है तो कलरलेस ये मेटल। M+X अगर आपका जो है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर D0 D10 है तो ये कलरलेस ही होगा। और दो ही कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखने हैं, कॉपर का कॉम्प्लेक्स, एक निकल का। निकल का जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा 4 वाला होता है। ठीक है, इसमें अमोनिया 4 जुड़ते हैं, 4 अमोनिया जुड़ते हैं, इसमें 6 अमोनिया जुड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, ब्लू होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, ब्लू होते हैं। साइनो कॉम्प्लेक्स हमें ध्यान रखना है, D0 D10 वाले तो कलरलेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल अगर साइनो कॉम्प्लेक्स है तो येलो है। K3 FeCN6 K4 FeCN6 दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों ही येलो हैं। स्क्वायर प्लेनर जो साइनो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ये चीज़ें आपकी किस में आती हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आती हैं, तो तब की बात ध्यान रखना। अभी इतनी बात ध्यान रख लो, कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे, कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, ये आपको कोऑर्डिनेशन में समझ में आएगा। अभी इतनी बात ध्यान रख लो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है साइनो का तो येलो होगा, और स्क्वायर प्लेनर साइनो कॉम्प्लेक्स है तो कलरलेस होगा। K3 FeCN6 K4 FeCN6 हमारे दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, 6 हैं। ठीक, 6 साइनाइड लगे हैं, तो 6 साइनाइड मतलब 6 अगर अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, और ऑक्टाहेड्रल है तो साइनो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल तो येलो ही होगा। स्क्वायर प्लेनर साइनो कॉम्प्लेक्स है तो कलरलेस ही होगा। ठीक है,
ये बात ध्यान रखो। एकमात्र आयोडो कॉम्प्लेक्स जो कलर होता है वो BiI4 नेगेटिव होता है, BiI4 नेगेटिव होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली आयोडो कॉम्प्लेक्स विच इज़ कलर्ड BiI4 माइनस, BiI4 माइनस ही इकलौता आयोडो कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है और इसका कलर है ऑरेंज। तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखो तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी एलिमेंट्री आइडिया ही मैंने दिया है, डेप्थ में चीज़ें। इनके कलर का रीज़न क्या है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है तो इनके कलर का रीज़न लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर नहीं है। ये रीज़न आपका किस में आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। भी मैंने थोड़ा थोड़ा कलर का ये आइडिया दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एडवांस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। क्या है भाई, हम ऐसा समझो आपके सामने कोई रशियन लड़का आ गया, रशियन लड़का आ गया, ध्यान से सुनो। तो आपको रशियन लड़का पसंद है, नहीं पसंद है, तो आप उससे क्या करोगे, लड़के से करोगे लड़ाई और उसे क्या बोलोगे, रशियन तेरे 43 में से 32 दांत पुल कर दूंगा, तेरे 43 में से 32 दांत पुल कर दूंगा। पुल कर दूंगा तो क्या होगा, खून आएगा। खून आएगा तो जो 11 बचेंगे सब रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। खून होगा तो थोड़ा सा खून रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन होता है, तो जो 11 बचेंगे दांत वो सभी रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। ऐसे समझो रशियन के 43 दांत हैं, वैसे रशियन के भी 32 ही होते हैं। मैं बस समझा रहा हूँ कि रशियन लड़के को आप पसंद नहीं करते तो पसंद नहीं करते तो लड़के से क्या करोगे, लड़ाई करोगे। लड़ाई करोगे तो उसे बोलोगे 43 में से 32 दांत पुल कर दूंगा, तो 11 बचेंगे वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। अब रशियन लड़का आपको क्यों नहीं पसंद है, लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात नहीं हो रही है, तो रशियन लड़का क्यों नहीं पसंद है आप समझ सकते हो। मेरी कहने की कोई बात इसमें नहीं है, कई बात समझनी भी होती है। ठीक, तो 43 का क्या मतलब है, पहले ध्यान रखो, FeCN6, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी तो सब सेम ही है, Fe और अंदर है FeCN6। ठीक है, तो यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ 32 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, तो जब आप 4 निकालोगे तो ये +3 आएगा और अंदर +2 आएगा, इधर +2 आएगा, इधर +3 आएगा, इधर +3। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो 43 में से 32 पुल कर दूंगा, तो 43 को क्या करा आपने, पुल करा। ठीक है, तो 43 वाला पुल, पुल मतलब प्रशियन ब्लू, ठीक है, प्रशियन ब्लू, या आप ऐसे समझो। ठीक है, 32 पुल कर दूंगा, 32 पुल कर दूंगा, तो ऐसे समझो 32 वाले क्या हैं, बुल हैं। 32 को आपने क्या करा, पुल, पुल मतलब बुल, बुल। ठीक है, 32 को क्या करा, पुल करा, पुल मतलब बुल, बुल, तो टन बुल ब्लू, टन बुल ब्लू, टन बुल ब्लू। ठीक, और रशियन क्या है, 43, रशियन के आपने क्या करे, 43 दांत तोड़े, तो रशियन 43 क्या है, प्रशियन ब्लू, तो 43 वाला क्या हो गया, प्रशियन ब्लू, प्रशियन रशियन, प्रशियन रशियन, प्रशियन रशियन ब्लू, है दोनों ब्लू ही। तो 32 को क्या करा है, पुल करा है, तो 32 वाला क्या होगा, पुल, पुल मतलब बुल, तो टन बुल ब्लू, टन बुल ब्लू। ठीक है, और रशियन 43 मतलब प्रशियन ब्लू। ठीक है, अब इसमें क्या है, और बाकी जो 11 बचे वो तो सिंपल है, रेडिश ब्राउन हो रहे हैं तो रेडिश ब्राउन ही है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो 4 और 3, ठीक है, यहाँ पे Fe3+ है, यहाँ पे Fe2+ है, तो इसका नाम है फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड। यहाँ पे Fe2+ बाहर है, Fe3+ अंदर है, तो फेरोफेरीसाइनाइड इसका नाम है, फेरोफेरीसाइनाइड। यहाँ पे दोनों Fe3+ हैं तो फेरिक फेरीसाइनाइड, फेरिक फेरीसाइनाइड। ठीक है, अब भैया आपने +3 वाला बता दिया, 2 3 वाला बता दिया, 3 3 वाला बता दिया। अच्छा, इसको 3 2 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं कि +3, +2 कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, तो बात समझ में आनी चाहिए कि बाहर कौन सा है +3 और अंदर कौन सा है +2 है। तो 3 2 कॉम्प्लेक्स वाला कैसा आपने बता दिया, 2 3 कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, 3 3 कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, 2 2 क्यों नहीं बताया, क्योंकि 2 2 भाई वाइट होता है ना, कलरलेस होता है, इसलिए नहीं बताया। बाकी जो बच गया वो कलरलेस है। तो फेरोसाइनाइड कैसा होगा, कलरलेस होगा, सिंपल वाइट कलर का होगा। ठीक है, इनका कलर का रीज़न होता है, ठीक है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कलर का रीज़न होता है पहले दोनों का, और तीसरे वाले का होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये डेप्थ में समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना है तो इतना ध्यान रख लो, यहाँ पे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इस टाइप के कंपाउंड में LMCT नहीं पाया गया है, जनरली इस टाइप के कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में LMCT नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड वाला आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बाकी आपको डेप्थ में समझ में आएगा जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे। लेकिन अभी कलर ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं, आप ऐसे भी कलर ध्यान रख सकते हो। पहले 2 वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला भी एडवांस में पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अंदर देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा है, +2 है, तो 2 वाला आएगा, यानी कि प्रशियन ब्लू, 2 वर्ड वाला कलर आएगा, 2 वर्ड वाला कलर आएगा। इधर अंदर कौन सा है, +3 है, तो 3 वर्ड वाला कलर आएगा, टर्न बुल ब्लू। अंदर से देखोगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर से देखोगे कि कॉम्प्लेक्स का कलर है, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आपका इंपॉर्टेंस रखता है। तो +2 है तो 2 वाला आएगा प्रशियन ब्लू, 3 है तो 3 वाला टर्न बुल ब्लू। बाकी ये भी तरीका है, ध्यान जैसे रखो मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखो। अब आती है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी भी बहुत सही है यार, कलर आपने बनाए होंगे, ठीक है, ठीक है, कलर आपने बनाए होंगे। ठीक है, देखो क्या होता है यार,
आपने ड्राइंग वाइंग बनाई है सब, मैंने भी बचपन में बहुत ड्राइंग बनाई। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, पता है आप लोगों को नहीं? ठीक है, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, मेरे को बहुत तगड़ी ड्राइंग बनानी आती है। देखो ये एम.एफ. हुसैन के बाद मैं ही तो हूँ यार, और कौन है? ठीक है, तो ये ड्राइंग मैंने बनाई है बहुत बार, वैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी बनाई होगी। ठीक है, आप लोग अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो तो शायद ना बनाई हो। ठीक, ये हमारी वैसे नेशनल ड्राइंग है इंडिया की, क्या बोलते हो, है कि नहीं? ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एक मैं हट बनाई थी, हम सब ने, सब हम यही बनाते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से दरवाज़ा बनाया था। यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेड़ वेड़ बना देते हैं, ऐसे करते हैं ये। ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारी ड्राइंग बनाई। यहाँ पे सूरज बनाए थे ऐसे करके, ये अरे हरा सूरज बना दिया यार मैंने। ठीक, ऐसे ये एक बड़ा एक छोटा। ठीक, अभी तो रुको यार, अभी रुको, अभी कहाँ ड्राइंग पूरी हुई है, अभी तो यहाँ पे चिड़िया उड़ानी है। ठीक, ऐसे चिड़िया उड़ाएंगे। ठीक, तो ये ड्राइंग हमने सबने बनाई है। तो ड्राइंग बनाते हैं तो कई बार कलर हमें थ्योरी ज़रूरत पड़ती है, हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं आपको समझाता हूँ मैं। देखो, कलर स्पेक्ट्रम आपको पता है, कलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबग्योर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कलर होती है। इसमें 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता था कि जब मैं ड्राइंग बनाता था तो यहाँ पे पूरे में नीचे ग्रीन कलर करता था। ठीक है, वाटर कलर से बनाता था भाई मैं ड्राइंग एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर करता था कि ये घास है। ठीक है, लेकिन कई बार मेरा ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता था। ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता था तो मैं क्या करता था कि रेड और येलो कलर को मिला, सॉरी येलो और ब्लू कलर को मिला के मैं ग्रीन कलर बना लेता था। रेड और येलो कलर को मिला के ग्रीन कलर बना लेता था। रेड और येलो बोला मैंने क्या, येलो और ब्लू कलर को मिला के मैं ग्रीन कलर बना लेता था। येलो और ब्लू कलर को मिला के मैं ग्रीन कलर बना लेता था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये कलर थ्योरी से कर रहा हूँ। तो क्या होता था भाई, प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो और ब्लू, और सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो आप प्राइमरी कलर को मिक्स करके बना सकते हो। यानी कि रेड और येलो को मिला के आप ऑरेंज बना सकते हो, येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बना सकते हो। ये चीज़ करता था मैं, क्योंकि यहाँ पूरे में मुझे ग्रीन करना होता था और कलर ख़त्म हो जाता था। ठीक है, तो मैं बहुत बड़ी कलर थ्योरी पढ़ रहा था उस टाइम पे, लेकिन पता नहीं था। हो सकता है आप लोग भी ये काम करते हो। ठीक है, ड्राइंग तो हमारी बहुत अच्छी है ही, मतलब एटलीस्ट मेरी तो बहुत अच्छी है, आपकी पता नहीं कैसी है। ठीक है, नहीं हो तो मेरे से ड्राइंग सीख लेना, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो येलो और ब्लू को मिक्स करके ग्रीन बन जाता है, रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बन जाता है, रेड और ब्लू को मिक्स करके वॉयलेट बन जाता है। तो बन गया वॉयलेट, बन गया ग्रीन, बन गया ऑरेंज, बन गया रेड, येलो, ब्लू तो पहले से ही प्राइमरी कलर है। ठीक है, अब भैया इंडिगो नहीं बना, तो इंडिगो टर्शरी कलर होता है। टर्शरी कलर मतलब जो कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके बनता है, उसे हम टर्शरी कलर कहते हैं। तो वॉयलेट और ब्लू को मिक्स करके इंडिगो बनता है, येलो और ऑरेंज को मिक्स करके येलो ऑरेंज बनता है, रेड और वॉयलेट को मिक्स करके रेड वॉयलेट बनता है, रेडिश वॉयलेट बनता है। तो ब्लू और वॉयलेट को मिक्स करके हम ब्लूइश वॉयलेट भी कह सकते थे, लेकिन उसका एक अलग नाम दे दिया इंडिगो। ठीक है, दे दिया तो कोई बात नहीं। तो ये कलर थ्योरी है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कुछ होते हैं, हमें प्राइमरी कलर समझ में आया। सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो मिक्सिंग, जब आप प्राइमरी कलर को मिक्स करते हो तब बनते हैं। टर्शरी कलर, जब आप प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हो तब जो बनते हैं उन्हें टर्शरी कलर कहते हो। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी होते हैं, ऐसे कलर जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रेड कलर ग्रीन को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लू ऑरेंज को, येलो वॉयलेट को करता है। ठीक है, और जब आप इन कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हो तो कौन सा कलर बनता है, ग्रे कलर बनता है। तो रेड और ग्रीन को जब मिक्स करोगे तो ग्रे बनेगा, ब्लू और ऑरेंज को मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा, येलो और वॉयलेट को मिक्स करोगे तो ग्रे कलर बनेगा। ठीक है, न्यूट्रल कलर क्या होते हैं, ये एक्चुअल कलर नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल हैं। जैसे कि वाइट, मतलब जहाँ पे सभी कलर प्रेजेंट हैं, सभी विबग्योर के कलर प्रेजेंट हैं, इसको वाइट कलर बोलते हो। ब्लैक क्या होता है, ब्लैक इज नॉट कलर, ब्लैक होता है एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स। वाइट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स। तो जहाँ सब कलर प्रेजेंट है वो कलर वाइट है। ब्लैक, जहाँ सब कलर एब्सेंट है वो क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो अंधेरा कुछ भी नहीं है, जहाँ रोशनी का अंत होता है वहीं अंधेरा है। ठीक है भैया, रोशनी कौन है, ठीक, तो भावुक मत हो, रोशनी मतलब लाइट की बात हो रही है, ब्राइटनेस की बात हो रही है। ठीक है, ग्रे क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करके बनता है वही ग्रे कलर होता है। ब्लैक और वाइट को मिक्स करके आपका क्या बनता है, ग्रे बनता है। रेड और ग्रीन को मिक्स करके, ब्लू और ऑरेंज को मिक्स करके, येलो और वायलेट को मिक्स करके क्या बनता है, ग्रे बनता है। तो ये होता है ग्रे, वो कलर है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करके बनता है। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ब्लैक वाइट और ग्रे कलर नहीं है, ब्लैक वाइट और ग्रे कलर नहीं होते हैं। तो कलर व्हील होता है, कलर व्हील आप बहुत ही आराम से ध्यान रख सकते हो।
ठीक है, कैसे ध्यान रखनी है आपको मैं बताता हूँ, मैं हूँ इसके लिए, आप परेशान ना हो। आपको क्या करना है, आपको ऐसे 3 लाइन खींचनी है, ठीक है, 3 लाइन खींचनी है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको, विब ग्योर लिखना है, आई नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि वो टर्सरी कलर है, आपको समझ में आया ना, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लिखने हैं। तो VBGYOR, ठीक है, सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। वॉयलेट के बाद कौन सा कलर आता है, इंडिगो आता है, यहाँ पे इंडिगो लिख दिया। वॉयलेट और ब्लू मिक्स करके इंडिगो बनता था, ब्लूइश वॉयलेट, वही आपका क्या था, ब्लूइश वॉयलेट ही इंडिगो था, उसको नाम दे दिया। यहाँ पे क्या है, ब्लूइश ग्रीन, यहाँ पे क्या है, ग्रीनिश येलो, यहाँ पे क्या है, येलोइश ऑरेंज या ऑरेंजिश येलो, जो भी बोलना चाहो। यहाँ पे क्या, ऑरेंज रेड है, और यहाँ पे रेड वॉयलेट है, बस बन गया आपका कलर व्हील। ठीक, इसमें जो आपके रेड, येलो और ब्लू हैं, ये कैसे हैं, प्राइमरी कलर हैं। ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट हैं, ये कैसे हैं, सेकेंडरी कलर हैं। बाकी ये जो सारे मैंने येलो से लिखे हैं, ये कौन से हैं, टर्सरी कलर हैं। ठीक है, तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है। तो ये कलर व्हील आपको बनाना है और याद करना है, बस याद क्या करना है, बस बनाना है। बस ध्यान रखना है कि इंडिगो नहीं लिखना है, क्योंकि वो टर्सरी कलर है, उसको वो बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या यूज़ है, अभी हम आगे देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आएगी, प्राइमरी कलर आपके कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। सेकेंडरी कलर होते हैं ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, जो कि प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनते हैं। टर्सरी कलर कौन से होते हैं, जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके बनते हैं। उसका एक एग्जांपल इंडिगो भी है, येलोइश ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, ये सभी टर्सरी कलर का एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होते हैं जो कलर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप इससे पता कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से हो गए, जो भी आमने सामने है। वॉयलेट और येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ऑरेंज और ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेडिश ऑरेंज और ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। इन सभी को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, आपका ग्रे कलर बन जाएगा। और ब्लैक, वाइट, ग्रे कलर नहीं है। ब्लैक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स है, वाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स है, और ग्रे मतलब जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हो तो जो कलर बनता है उसको ग्रे कलर बोलते हो। तो अब कोई भी कंपाउंड का कलर कैसे पता लगता है, तो भाई सिंपल है, कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन की वजह से ही कलर आता है। तो किसी भी कंपाउंड पे जब लाइट गिरती है, वाइट लाइट गिरती है, ठीक, हमें किसी भी कंपाउंड का कलर अगर पता करना है ठीक से, तो हम वाइट लाइट में ही पता करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा हो हमारे कमरे में कभी कभी येलो लाइट होती है, आप डिस्को वगैरह में जाते हो तो क्या आप कलर आइडेंटिफाई कर पाते हो ठीक से, ठीक है। अगर आपकी पीली लाइट है तो पीली लाइट गिर रही है तो क्या आप कलर ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर कलर किसी का पता करना है तो इसीलिए आप वाइट लाइट में करते हो या सनलाइट में करते हो, एक ही बात होती है। तो वाइट लाइट जब आप किसी कंपाउंड पे डालते हो तो क्या होता है, उसमें सभी कलर हैं, विबग्योर हैं। वाइट मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। तो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कुछ लाइट अब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखती है। तो अब कौन से लाइट अब्जॉर्ब होगी, कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन कितना होना है। और ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए, hc/λ होती है। तो जितनी एनर्जी चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही जो वेवलेंथ होगी वो अब्जॉर्ब होगी। भाई इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, तो जितनी हमें ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है, यही ट्रांजिशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जो हम कंपाउंड के कलर का रीज़न कहते हैं। कोई भी कंपाउंड हम केमिकल कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, उनके कलर का जो रीज़न होता है वो होता तो एक लाइन में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, कि उसके ऊपर वाइट लाइट गिरती है, कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, और अब्जॉर्ब कौन सी लाइट होती है, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन कितना होना है। ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ चाहिए होगी उतनी वेवलेंथ वाली लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी वही हमें दिखेगी। ये बात है। ठीक, अब ये ट्रांजिशन होने के अलग अलग प्रोसेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम कलर के रीज़न बताते हैं। तो ट्रांजिशन होने के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जो कलर के रीज़न होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, डी ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन, होमोल्यूमर ट्रांजिशन, हेलोजन। बेसिकली जो कलर्ड होते हैं वो किस वजह से होते हैं, होमोल्यूमर ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो ये बता देना मुझे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हमने देखा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र भी होता है। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हमने अभी देखा 43 और 32 वाले में क्या होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अभी जो हमने देखा रशियन 43 में से 32 दांत तोड़ दूंगा, तो इसमें कौन सा था,
ये MMCT था। LMCT में हमने देखा आयनिक कंपाउंड का, दूसरा हमने 11 वाला जो कंपाउंड था वन, ठीक है, वो भी देखा जो रेडिश ब्राउन कलर का था, वो भी LMCT की वजह से था। ऐसी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के भी कुछ एग्जांपल हैं। FF ट्रांजिशन भी होता है, DD ट्रांजिशन भी होता है, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के टाइप्स हैं और यही कलर के रीज़न होते हैं इन केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन चाहे जिस भी वजह से हो, कुछ बेसिक्स नहीं बदलेंगे। जैसे कि अगर सभी कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, पूरा 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 विबग्योर ही अब्जॉर्ब हो गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कोई कलर होगा? नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑल कलर होगा। तो हमें कौन सा कलर दिखेगा? जो जहाँ सभी कलर नहीं, जहाँ कोई भी कलर नहीं है, वहाँ कौन सा रंग है? ब्लैक है। और ब्लैक इज नॉट अ कलर, बेसिकली वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑल कलर है, तो हमें कैसा लगेगा? ब्लैक लगेगा। और अगर सभी कलर रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कोई भी कलर अब्जॉर्ब नहीं हुआ, कोई भी कलर अब्जॉर्ब नहीं हुआ, सभी कलर रिफ्लेक्ट हो गए, तो सब्सटेंस कैसा दिखेगा? वाइट दिखेगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर है, पूरा का पूरा विबग्योर प्रेजेंट है, तो सब्सटेंस हमें वाइट दिखेगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे टुकुर टुकुर, ठीक है। तो अगर लेकिन कलर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का अब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा एक्सेप्ट अब्जॉर्ब्ड कलर। भाई अगर एक पर्टिकुलर कलर अब्जॉर्ब हो गया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होंगे? सभी वेवलेंथ के कलर होंगे एक्सेप्ट जो कलर अब्जॉर्ब हुआ है। तो कलर ऑफ कंपाउंड कैसे दिखेगा? जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा अब्जॉर्ब्ड कलर के। एग्जांपल समझते हैं, अगर वॉयलेट कलर अब्जॉर्ब हो गया, तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील हमें पता है, ठीक है, क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो नहीं लिखना है क्योंकि टर्सरी है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वॉयलेट अब्जॉर्ब हो गया, तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा, ठीक है। क्यों? अब ये बात समझते हैं। तो वाइट कलर, वाइट लाइट आपने फेंकी जिसमें विबग्योर था। अब अब्जॉर्ब लाइट में कौन सा है? वॉयलेट वाला अब्जॉर्ब हो गया, तो एनर्जी जो अब्जॉर्ब के लिए चाहिए थी वो hc/λ ऑफ वॉयलेट लाइट थी, ठीक है, जो कि अराउंड 400 नैनोमीटर होती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या वॉयलेट कलर होगा? नहीं, विबग्योर के सभी कलर होंगे एक्सेप्ट वॉयलेट। ये बात समझ में आती है, क्योंकि वॉयलेट तो अब्जॉर्ब हो गया, तो वॉयलेट नहीं होगा, बाकी सभी होंगे, ठीक है। तो आप इंडिगो को तो भूल जाओ क्योंकि वो टर्सरी कलर है, ठीक है। इंडिगो को तो भूल जाओ क्योंकि वो टर्सरी कलर है, ठीक। अब वॉयलेट तो आपका अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो अब जो आपके कलर बचे, क्या बचा? एक तो रेड बचा, लेकिन रेड क्या ग्रीन को न्यूट्रलाइज कर देगा? बिल्कुल कर देगा। ऑरेंज क्या ब्लू को न्यूट्रलाइज कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो आपका कलर बचा ही कौन सा? सिर्फ और सिर्फ येलो ही बचा, क्योंकि ग्रीन ने रेड को न्यूट्रलाइज कर दिया, ब्लू ने ऑरेंज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो कौन सा कलर बचा? येलो बचा। तो हमें कंपाउंड कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। तो आपको इतनी चीज़ नहीं करनी है, अगर वॉयलेट अब्जॉर्ब हुआ है तो इसके सामने वाला कलर दिखेगा, क्योंकि येलो रिफ्लेक्टेड लाइट में प्रेजेंट है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कलर तो अब्जॉर्ब हो चुका है, वॉयलेट कलर अब्जॉर्ब हो चुका है, इसीलिए हमें कंपाउंड येलो दिखेगा। बाकी रेड ने न्यूट्रलाइज कर दिया ग्रीन को, ब्लू ने न्यूट्रलाइज कर दिया ऑरेंज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आप रीज़न बताते हो कलर का, ठीक। और वो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री में यही रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकता है कलर का। कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो कर रहा है तो सिंगल लाइन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलग अलग वजह से हो सकता है, और उसके रीज़न ये सारे हैं। तो अगर केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो इन रीज़न के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक। होमोल्यूमो ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। हेलोजन जो कलर शो करते हैं होमोल्यूमो ट्रांजिशन के लिए वजह से ही शो करते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अब बात है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ढंग से। आपको कोई भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पिछले 2 लेक्चर का, यानी कि आज वाला लेक्चर कलर जो हमने डिस्कस करा, और दूसरा सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सॉल्ट जो हमने ट्रिक डिस्कस करी, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस PYQ देखेंगे, एकदम बढ़िया से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएँ और मोर इंपॉर्टेंट याद हो जाएँ। याद करना ज़रूरी है, सॉल्ट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से पढ़ो, लेक्चर नोट को रिवाइज करो और चीज़ें अगली क्लास के लिए तैयार रहो।